U129 हिंदी। अध्याय 1281, अध्याय 738। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? छोटे से उपवन में 3 परतों वाले भारी कवच से सुसज्जित और 2 कुल्हाड़ियों को थामे चेंग मो कठोर मुद्रा में खड़े थे और उनके चेहरे से एक डरावनी आभा निकल रही थी। मो हुआ ने उपवन में प्रवेश किया और आदरपूर्वक कहा, बड़े भाई, मैं उस आदमी को आपके पास लाया हूँ। चेंग मो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जब मो हुआ ने उसे एक सूक्ष्म संकेत दिया तो उसे तुरंत समझ आ गया। उसने बड़े गर्व से सिर हिलाया और पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, ठीक है। चेंग मो के आज्ञाकारी व्यवहार को देखकर सोंग जियान ने सोचा कि इससे उसकी अटकलों की पुष्टि हो गई है। तो ये बच्चा जो आगे चल रहा था वह महज एक छोटा अनुयायी था। ये कमांडिंग विशालकाय वास्तव में इस वर्ष ताइक्सू संप्रदाय के शिष्यों के बीच सच्चा प्रमुख बड़ा भाई था। सोंग जियान ने तुरंत मो हुआ को नजरअंदाज कर दिया और अपना सारा ध्यान चेंग मो पर केंद्रित कर दिया और उसे गौर से देखने लगा। चेंग मो ने ठंडी हंसी निकाली, डर का कोई निशान नहीं दिखा। ये वही था जो मो हुआ ने उससे पहले ही निर्देश दिया था, अविचल अहंकार का भाव प्रकट करना। उनका टकराव शुरू हो गया। मो हुआ ने उपवन की ओर इशारा करते हुए गंभीरता से घोषणा की, द्वंद्व यही होगा। कोई भी तकनीक वर्जित नहीं है, केवल जीत या हार मायने रखती है। यह कोई मौत की लड़ाई नहीं है। अगर कोई हार मान लेता है या गिरने के बाद 10 सांसों के भीतर उठ नहीं पाता तो वह हार जाता है। जो भी हारेगा उसे अपना वादा निभाना होगा। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट इज जस्ट अ क्लिक अवे। साइन अप और स्टार्ट मीटिंग विमेन इन योर एरिया टुडे। मो हुआ ने सोंग जियान की ओर देखा और कहा, अगर ताइक्सू संप्रदाय हार जाता है तो हम तुम्हारी सेवक गोल्ड तलवार लौटा देंगे। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम यहाँ रिफाइनिंग डेमन माउंटेन में ताइक्सू शिष्यों को और परेशान नहीं कर पाओगे। मो हुआ ने फिर पुष्टि की, कोई समस्या नहीं है ना? सोंग जियान ने जवाब दिया, मैं अपना वचन निभाता हूँ। चेंग मो ने कहा, यह एक सौदा है। दोनों पक्षों ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। केवल जुनजियो दूर से देख रहा था, हैरान और घबराया हुआ, अपने आप से सोच रहा था, ये बच्चे क्या कर रहे हैं? अचानक से गेम खेल रहे हैं। क्या मतलब है? द्वंद्व युद्ध, इसका क्या उपयोग है? क्या उनके पास करने के लिए बेहतर काम नहीं है? जुनजियो को यह समझ नहीं आया। जब से एल्डर मास्टर जून ने उससे गंभीरता से बात की थी और स्पष्ट किया था कि मो हुआ के बालों का एक लट उसके एक हाथ के विनिमय मूल्य के बराबर है, वह अब रिफाइनिंग डेमन माउंटेन में मो हुआ का समर्पित अंगरक्षक बन गया था। उसे ताइक्सू संप्रदाय की परवाह नहीं थी, लेकिन जब तक मो हुआ रिफाइनिंग डेमन माउंटेन में था उसे उस पर नजर रखनी थी। यदि मो हुआ को कुछ हो गया तो मुखिया उसे नहीं छोड़ेंगे। जहां तक मो हुआ द्वारा सोंग जियान की सेवक गोल्ड तलवार चुराने की बात है तो जुनजियो को इसके बारे में पता था, क्योंकि उसने इसे स्वयं देखा था। लेकिन मो हुआ द्वारा तलवार लेने के बाद क्या हुआ उसे यकीन नहीं था। उसे और भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि यह बालक मो हुआ क्यों गया और किसी और की आत्मा तलवार चुरा ली और अब इस विचित्र द्वंद्वयुद्ध की योजना बना रहा है। जुनजियो ने अपनी भौं को थोड़ा सा सिकोड़ा। ये बच्चा क्या योजना बना रहा था, वह इसका ठीक से पता नहीं लगा सका। फिर भी जब तक मो हुआ को चोट नहीं लगती वह बाकी लोगों की परवाह नहीं करेगा। इसके अलावा कमजोर मो हुआ नहीं बल्कि चेंग मो और सोंग जियान लड़ेंगे, 2 शिष्य जो उसके लिए मायने नहीं रखते थे। जब तक वे किसी की जान नहीं ले लेते वह उससे यूं ही रहने देगा। इस बीच द्वंद्वयुद्ध विस्फोट के कगार पर था। कुछ ही समय में चेंग मो और सोंग जियान के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। कवच पहने चेंग मो ने जोरदार रक्त की हुई उत्सर्जित की, अपनी विशाल कुल्हाड़ियों को गरजती हवाओं के समान क्रूरता के साथ चलाया। उनकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही थी। सोंग जियान ने एस्केप गोल्ड बॉडी स्किल का उपयोग करते हुए फुर्ती से युद्धाभ्यास किया। सेवक गोल्ड स्वॉर्ड को नियंत्रित करते हुए चारों ओर दौड़ लगाए, शानदार गोल्डन स्वॉर्ड क्यूई को उन्मुक्त किया और चेंग मो से भिड़ गया। उसकी मूल उच्च श्रेणी की सेवक गोल्ड तलवार मो हुआ द्वारा छीन ली गई थी और अब जिस आत्मा तलवार को उसने अस्थायी रूप से चलाया था वह भी उच्च श्रेणी की थी और डिजाइन में भी वैसी ही थी। फिर भी वह उसकी पिछली तलवार से कमतर थी। लेकिन चूंकि उनकी साधना कमजोर नहीं थी और उन्होंने पारंपरिक सेवक गोल्ड स्वॉर्ड जुए में महारत हासिल कर ली थी तथा उच्च श्रेणी की सेवक गोल्ड स्वॉर्ड के साथ संयुक्त रूप से मो हुआ की योजनाओं से अप्रभावित रहते हुए चेंग मो के खिलाफ एक पर एक मुकाबले में वे अपनी स्थिति नहीं खो पाए। हालांकि मो हुआ का इरादा वास्तव में द्वंद्वयुद्ध करने और विजेता का निर्धारण करने का नहीं था।
दर्जनों राउंड लड़ने के बाद चेंग मो ने मोहुआ के निर्देशों का पालन करते हुए बिना जवाबी हमला किए रक्षात्मक मुद्रा अपनाते हुए कमजोरी का नाटक करना शुरू कर दिया। सोंग जियान ने देखा कि चेंग मो की आध्यात्मिक शक्ति कम होने लगी है, उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगी है और उसे कुछ भी शक नहीं हुआ। उसने बस यही सोचा कि उसकी तलवारबाजी चेंग मो पर हावी हो रही है, जिससे वह सामना नहीं कर पा रहा है। और भी घमंडी होते हुए उसने उपहास किया, इस साल ताइक्सू संप्रदाय के शिष्य, क्या मजाक है। इसके साथ ही उसके हमले और भी भयंकर हो गए। गंभीर स्वर्ण तलवार जुए को उसकी सीमा तक धकेल दिया गया। आत्मा तलवार की शक्ति का उपयोग करके चमकदार सुनहरी तलवार की रोशनी को मुक्त किया गया जो लगातार चेंगमो पर वार करती रही। उसने एक जोरदार विस्फोट में चेंगमो पर काबू पाने की कोशिश की, अपनी गंभीर सोने की तलवार को वापस पाने की कोशिश की और ताइक्सू शिष्यों के इस समूह को पूरी तरह से अपमानित कर अपना अपमान धो डालेगा। चेंगमो के कवच पर तलवार के निशान दिखने लगे। जैसा कि मोहुआ ने अनुमान लगाया था, सोना तोड़ने वाली सामग्री, मुलायम रेशम और परिष्कृत लोहे से बने ट्रिपल लेयर कवच के बावजूद इसकी रक्षात्मक क्षमताएं तेज सेवर गोल्ड स्वॉर्ड क्यूई के खिलाफ अपर्याप्त थीं। तलवार क्यूई के कुछ और प्रहारों से कवच अब टूटने लगा था। चेंग मो केवल पीछे हट सकता था और बच सकता था, तलवार की ऊर्जा को सहन करने के लिए अपने मजबूत शरीर और प्रचुर रक्त क्यूई पर भरोसा कर सकता था, जिसके परिणामस्वरूप वह काफी जर्जर दिखाई देता था। फिर भी उसने उपेक्षा का भाव बनाए रखा और अपनी कर्कश आवाज में मोहुआ द्वारा सिखाई गई पंक्तियों को पूरी आवाज में चिल्लाया। केवल इस स्तर का सेवर गोल्ड स्वॉर्ड क्यूई, सेवर गोल्ड सेक्ट की सेक्ट तलवार तकनीक ज्यादा नहीं है। मुझे काटने पर गुदगुदी जैसा महसूस होता है, इसे खरोंच भी नहीं कह सकते। चलो थोड़ी ताकत लगाओ प्यारे लड़के, आज खाना नहीं खाया क्या? सोंग जियान क्रोधित हो गया। उसने अपनी आत्मा तलवार को अथक बल के साथ घुमाया, तलवार क्यूई के साथ चेंगमो पर एक अपरिहार्य जाल की तरह बमबारी की, चेंगमो को टुकड़ों में काटने की इच्छा से। वह सचमुच सुंदर लड़का कहलाना नापसंद करता था। इस प्रकार चेंगमो और भी अधिक दयनीय दिखने लगा। किनारे से देख रहे झुनजियो ने बार बार अपना सिर हिलाया। ये क्या बकवास है, बिना किसी वजह के जिद करके मार खाना। ताइक्सू संप्रदाय के अनुयायी ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्यों में क्यों संलग्न थे? झुनजियो ने आह भरी, कुछ हद तक निराश महसूस कर रही थी। 3 संप्रदायों के बीच विभाजन के बाद से, जो आज तक जारी है, ताइक्सू संप्रदाय की विरासत धीरे धीरे कम हो गई थी। यहाँ तक कि संप्रदाय की रक्षा करने वाली निश्चित तकनीक, ताइक्सू दिव्य विचार परिवर्तन तलवार ट्रू ज्यू को भी प्रतिबंधित तकनीक बना दिया गया था, जिसे अब आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। संप्रदाय की वर्तमान स्थिति उसके पूर्व गौरव से बहुत दूर है। इसके विपरीत ताई आज संप्रदाय ने पिछले दाव सम्मेलन में 8 महान द्वारों में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अशिन वार्ड संप्रदाय में लगातार सुधार हो रहा है। केवल ताइक्सू गेट ही हर कदम के साथ पीछे छूटता जा रहा है। अब शिष्य किसी भी सभ्य तलवार तकनीक में निपुण नहीं हो सकते हैं और इसके बजाय उन्हें टूटे हुए सोने के संप्रदाय द्वारा दबा दिया जाता है, जो कि दूसरे दर्जे के सामान है, तलवार क्यूई के साथ। सचमुच यह उथले पानी में फंसे अजगर और समतल मैदानों में फंसे बाघ के समान है। यदि यह अतीत में होता तो भले ही आप उन्हें 10 गुना साहस देते, वे ताइक्सू गेट को उकसाने की हिम्मत नहीं करते। झुनजियो थोड़ा गुस्से में था। ताइजू तलवार इरादे के साथ उनके शरीर में प्रवेश किया। उनकी दिव्य भावना एक ब्लेड की तरह तेज थी। अगर वह वास्तव में हत्या के इरादे को आश्रय देते थे, तो केवल नीच दुष्ट राक्षस बस एक नज़र उनके जीवन को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन अफसोस, दिव्य विचार को तलवार में परिवर्तित करना अब संभव नहीं है। कोई भी इसे विकसित करने का साहस नहीं करता और कोई भी इसे विकसित नहीं कर सकता। संप्रदाय अब इसकी शिक्षा नहीं देता। इस परम तकनीक को तलवार कब्र में हमेशा के लिए दफन कर दिया जाना तय है। ठीक उसी तरह जैसे पहाड़ों पर बिखरे हुए अनगिनत टूटे हुए लोहे और बर्बाद ब्लेड ताओ साधना की अंतहीन नदी में हमेशा के लिए खो गए हैं। ये सोचते हुए झुनजियो की अभिव्यक्ति उदास हो गई और उसके दिल में उदासी छा गई। वह काफी देर तक इस गहरी उदासी में डूबा रहा। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह अचानक अपनी हैरानी से बाहर आया और चारों ओर नजर घुमाई तो उसे पता चला कि मोहुआ गायब हो गया था। झुनजियो ने हार पर आह भरी। इस भालू के बच्चे की देखभाल करना सचमुच बहुत थका देने वाला है। वह एक पल के लिए भी आराम नहीं कर सकता। बस एक चूक हुई और बच्चा न जाने कहाँ गायब हो गया। झुनजियो ने अपनी दिव्य इंद्री का विस्तार किया और अपने आसपास के वातावरण को देखा।
अंततः उसने मोहुआ को एक बड़े पेड़ के पीछे छिपते हुए देखा, जबकि बाकी सभी लोग विचलित थे। वहां चेंग मो और सोन जियान के बीच गर्मागर्म लड़ाई चल रही थी। इस बीच मोहुआ पेड़ के पीछे दुबका हुआ था और इधर उधर छिपकर न जाने क्या कर रहा था। जुन जियो ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। ये छोटा सा बदमाश अब कैसी शरारतें कर रहा है। उसने अपने रूप को छिपाने के लिए अपनी तृतीय श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति का उपयोग किया, फिर अपनी आभा को दबा दिया और मोहुआ के पीछे पैर रखकर चलने लगा। हालांकि वह बहुत करीब नहीं गया, कई मीटर की दूरी बनाए रखी, अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर चुपके से देखने लगा कि मोहुआ क्या कर रहा था। मोहुआ जमीन पर ध्यान लगाए बैठा था, उससे एक रहस्यमय, अस्पष्ट और थोड़ी डरावनी आभा निकल रही थी। समय समय पर वह किसी चीज की ओर देखता रहता। जिस दिशा में उसने देखा, ठीक उसी ओर चेंग मो और सोंग जियान लड़ रहे थे। वहां एक नजर डालने के बाद वह अपना सिर नीचे कर लेता और अपने सामने पड़े कागज पर लगन से कुछ रेखाचित्र बनाता। जुन जियो के चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। वह क्या चित्र बना रहा होगा? चित्रण चेंग मो और सीटू जियान के द्वंद्वयुद्ध का विवरण रेखाचित्र। यह मोहुआ हालांकि कभी कभी अपने कार्यों में बचकानापन दिखाता है, लेकिन निश्चित रूप से वह इतनी तुच्छ बात से परेशान नहीं होगा। जुन जियो एक बार फिर देखने के लिए करीब आया। कागज पर जटिल पैटर्न बने हुए थे, उनके स्वरूप को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे फॉर्मेशन पैटर्न जैसे लग रहे थे। गठन पैटर्न, ओह, मैंने सोचा था कि वह इतना तुच्छ नहीं होगा। जुन जियो ने करीब से देखा और अंततः महसूस किया कि इन संरचना पैटर्न में एक निश्चित विशिष्टता थी। इनमें कोई घुमावदार रेखाएं नहीं थीं, केवल तीखी, छेनी जैसी सीधी रेखाएं थीं जो एक तीक्ष्णता का आभास देती थीं। जुन जियो की अभिव्यक्ति जम गई। यह तलवारों का समूह था। उन्होंने आगे जांच की, तभी उन्होंने पाया कि तलवारों के पैटर्न से हल्की सी सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जो एक दूसरे से जुड़ रही थी और एक दूसरे को काट रही थी, जो गोल्डस्टोन की टूटी हुई सतहों जैसी लग रही थी, जो बहुत परिचित लग रही थी। टूटा हुआ सोना, तलवारों का जाल। जुन जियो की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और फिर उसके सिर में झुनझुनी हुई एक जबरदस्त झटके ने उसे अवाक कर दिया। यह शापित चीज है। टूटे हुए सोने के संप्रदाय का कीमती और पूरी तरह से निषिद्ध तलवार बनाने का रहस्य। टूटे हुए सोने की तलवार सरणी। जुन जियो की सांसें तेज हो गईं और वह हौंफने लगा। ये तो बहुत ही अपमानजनक है। इससे दुनिया उलट पुलट हो रही है। ये गुप्त ज्ञान टूटे हुए सोने के संप्रदाय के आंतरिक द्वार के भीतर उसके सबसे प्रत्यक्ष वंशजों के बीच भी शायद ही कभी आगे बढ़ाया जाता है, और जब दिया भी जाता है तो हमेशा एक मृत्यु शपथ से बंधा होता है। फिर भी मोहुआ किसी छिपे हुए कोने से निकलकर उसे बाहर निकालने में कामयाब हो गया। जुन जियो का दिल बुरी तरह कांप उठा। वह ये सत्यापित करना चाहता था कि क्या ये वास्तव में सच है, लेकिन अचानक उसने मोहुआ को चौंकते और पीछे मुड़ते देखा। एक जोड़ी स्पष्ट और गहरी आंखें उसकी ओर घूर रही थीं। यहां तक कि स्वर्गीय गोल्डन कोर साधक और ताइक्सू गेट के आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग जुन जियो को भी मोहुआ की अचानक हरकत से डर के मारे दिल की धड़कन तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे मैं जासूसी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया हूं। सौभाग्यवश उसकी साधना का आधार मजबूत था। उसकी तृतीय श्रेणी आध्यात्मिक कलाकृति दुर्जया थी तथा उसकी 28 पैटर्न दिव्य भावना गहरी थी। वह मोहुआ द्वारा पकड़े जाने से बचने में सफल रहा। मोहुआ की चमकदार स्पष्ट आंखें उसकी उपस्थिति से परे चली गईं। फिर उसने सावधानी से उस क्षेत्र को देखा और फिर अपनी भौहें सिकुड़ते हुए खुद से बुदबुदाया। यह आश्चर्यजनक है। क्या अभी कोई मुझ पर जासूसी कर रहा था? वह स्पष्ट रूप से तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव की लहर को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़े सदमे में है। मोहुआ ने अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय का विस्तार किया, लेकिन जंगल हमेशा की तरह शांत, खाली और अप्रभावित बना रहा। क्या ये कोई उच्च पदस्थ किसान जासूसी कर रहा था? निम्न श्रेणी के तथा समकक्ष स्तर के साधकों में दिव्य ज्ञान का अभाव था, जो उनकी दिव्य ज्ञान से अधिक था, और इस प्रकार वे उनकी पकड़ से बच नहीं सकते थे। जो भी व्यक्ति उससे बच निकलने में सक्षम है, उसके पास साधना क्षेत्र उसके अपने क्षेत्र से कहीं अधिक श्रेष्ठ होना चाहिए। लेकिन एक उच्च पदस्थ साधक इतना नीचे तो नहीं गिरेगा कि उसके जैसे छोटे साधक पर जासूसी करे, है न? इसके अलावा उन्हें कोई स्पष्ट दुर्भावना नजर नहीं आई। एक गलती। मोहुआ ने भौहें चढ़ाई, लेकिन अंततः इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। प्राथमिकताएं पहले।
उन्होंने टूटी हुई सोने की तलवार क्यूई से अंतर्दृष्टि प्राप्त करना जारी रखा, इसके बाहरी रूप को अलग कर दिया, इसकी तलवार के तर्क को सुलझाया, प्रामाणिक टूटी हुई सोने की तलवार सरणी का पुनर्निर्माण किया। एक एक स्ट्रोक करके उन्होंने इसे अपने सामने रखे फॉर्मेशन पेपर पर दर्ज किया। जून जियो की आंखें आश्चर्य से कांप उठीं, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को बहुत अधिक प्रकट नहीं होने दिया। वह सावधानीपूर्वक चुपचाप पीछे हट गया जब तक कि वह महुआ से बहुत दूर नहीं हो गया। फिर उसने लंबी और गहरी सांस छोड़ी। जुन जियो ने फिर से दूरी में महुआ के समर्पित सिलहूट पर नजर डाली। उसकी निगाहें गंभीर थीं, उसकी आंखों में अभी भी अवर्णनीय भय था। तलवार क्यूई से तलवार सरणी प्राप्त करने के लिए यह संभव ही कैसे है? आखिर यह बच्चा किस तरह का छोटा राक्षस है? यह संभवतः पूर्वजों द्वारा सिखाया नहीं जा सकता था। क्या यह हो सकता है? जुन जियो का दिल बेकाबू होकर उछल पड़ा। लगभग 1 घंटे के बाद महुआ को अंततः महसूस हुआ कि उसका काम लगभग पूरा हो चुका है। उनकी स्वर्ण काटने वाली तलवार संरचना अपूर्ण रह गई, उसमें अभी भी काफी कमी थी, लेकिन उनकी दिव्य भावना पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इसके अलावा चेंग मो लगभग अपनी सीमा पर था। यद्यपि वह शारीरिक साधना का अभ्यास करता था और उसमें असाधारण शारीरिक प्रतिभा थी, फिर भी इस प्रकार की मार को लगातार सहना उसके लिए असंभव था। आज के लिए एक कदम पीछे हटना ही बेहतर था। महुआ जंगल के किनारे गया और कुछ बदबूदार मांस बिखेर दिया। कुछ ही पलों में एक विशालकाय लकड़बग्घा जैसा दिखने वाला जानवर, जो इंसान जितना लंबा था और जिसके मुंह से बदबू आ रही थी, प्रकट हुआ। राक्षस जानवर ने समूह की ओर दहाड़ते हुए हमला किया। उसकी आंखों में क्रूर इरादे चमक रहे थे। चेंग मो को अचानक सतर्कता का एहसास हुआ और उसे तुरंत पता चल गया कि अब पीछे हटने का समय आ गया है। उसके शरीर का कवच लगभग फट चुका था, उसके शरीर पर अनेक घाव थे, और यदि लड़ाई जारी रहती तो वह सचमुच अपने टूटने के बिंदु पर पहुंच जाता। चेंग मो ने अपनी कुल्हाड़ी घुमाई और सोना काटने वाली तलवार चलाने वाले सोंग जियान को पीछे धकेल दिया। फिर जानबूझकर झुंझलाहट के साथ कहा, यह जानवर परेशानी पैदा कर रहा है, चलो किसी और दिन लड़ाई करेंगे। सोंग जियान इस मामले को शांत नहीं होने देना चाहता था। उसे एहसास था कि वह चेंग मो को हराने से बस एक कदम दूर है। फिर वह चेंग मो को रौंद सकेगा, ताइक्सू संप्रदाय की अक्षमता का मजाक उड़ा सकेगा और पहले झेले गए अपमान को धो सकेगा। लेकिन ठीक उस महत्वपूर्ण क्षण पर चेंग मो ने लड़ाई रोकने का निर्णय लिया तथा किसी अन्य दिन लड़ने के बारे में कुछ बुदबुदाया। एक और दिन लड़ाई मेरी गांड। सोंग जियान इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? वह तुरंत गुस्से से चिल्लाया, काय, हिम्मत है तो भाग मत। चलो अभी और यहीं विजेता तय करते हैं। चेंग मो ने ठंडे स्वर में कहा, मूर्ख राक्षस जानवर यहाँ है, अगर तुम भागोगे नहीं तो क्या तुम मरने की योजना बना रहे हो? उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह जल्दी से मुड़ा और भाग गया। सोंग जियान क्रोध से आग बबूला होकर गालियां देते हुए उसके पीछे भागा। साले, काय, अगर तुम भागोगे तो तुम्हारी हार मानी जाएगी। चेंग मो हमेशा की तरह मोटी चमड़ी वाला भागते हुए बोला, तुम बकवास कर रहे हो। नियमों के मुताबिक मैंने न तो आत्मसमर्पण किया है और न ही जमीन पर गिरा हूं। इसे हार नहीं माना जाएगा। और जहां तक तुम्हारे सेवक गोल्ड सैक्ट की प्रशंसित तलवारबाजी की बात है, तो वह कुछ खास प्रभावशाली नहीं है। मेरे लिए यह मुश्किल से बर्दाश्त करने लायक है, मैं इससे बचने की भी जहमत नहीं उठा सकता। उनके शब्द साहसिक थे, लेकिन उनके टूटे हुए कवच और चोटों से भरे शरीर को देखते हुए उनमें विश्वसनीयता का अभाव था। सोंग जियान ने उसे बार बार कोसा और उससे बेशर्म कहा। लकड़बग्घे जैसे जानवर के तेजी से पास आते ही चेंग मो ने कहा, इस बार तो बस बदकिस्मती है। अगर ये दखलंदाज जानवर न होता तो मैं गारंटी देता हूं कि अगले 20 राउंड में मैं तुम्हें दादाजी कहते हुए घुटनों तक पीट देता। अगर तुम में हिम्मत है तो अगली बार फिर लड़ेंगे। सोंग जियान की निगाहें गहरी और ठंडी हो गईं। ये समझते हुए कि उसके पास और कोई चारा नहीं है, उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, अगली बार मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चेंग मो ठंडी हंसी, कितनी शेखी बघार रही हो। फिर तेजी से मुड़कर वह बाईं ओर भाग गया। घावों से लथपथ और खून से सने उस लकड़बग्घे जैसे जानवर ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उसका पीछा किया। कोई विकल्प न होने पर सोंग जियान सेवक गोल्ड संप्रदाय के भीतर सोंग परिवार के शिष्यों के साथ फिर से संगठित होने के लिए लौट आया। युवा गुरु कैसा रहा? सोंग परिवार के शिष्यों ने ये देखकर कि सोंग जियान की आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम हो गई थी, चिंता से पूछा। सोंग जियान का चेहरा काला पड़ गया।
एक साधारण ताइक्सु संप्रदाय का अनुयायी उल्लेख के लायक नहीं। इस बार उनकी किस्मत अच्छी रही। अगली बार मैं उन्हें अपनी तलवार से जरूर काट डालूंगा। शिष्यों ने प्रशंसापूर्ण टिप्पणियां की। युवा मास्टर वीर और अद्वितीय हैं। सोंग जियान ने गहरी सांस ली, उसका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। इस बीच दूसरी तरफ मोहुआ ने जाल बिछाने के लिए एक दल बना लिया था। कई अन्य लोगों के साथ मिलकर वे लकड़बग्घे जैसे जानवर को खदेड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए। चेंग मो जमीन पर गिर पड़ा, कमजोरी से हाथ हिलाते हुए। छोटे भाई, मैं तो बस हो गया, अब और मार नहीं पड़ेगी, मैं और मार नहीं सह सकता। भले ही उसका शरीर लोहे का बना हुआ था, फिर भी वह सोना काटने वाली तलवार क्यूई के ऐसे अथक हमले का सामना नहीं कर सका। 2 घंटे तक चलना पहले से ही सराहनीय था। मोहुआ ने उसे 200 मेरिट पॉइंट दिए, फिर उसका कंधा थपथपाया। धैर्य रखो, अगली बार मैं तुम्हारे लिए बेहतर कवच लाऊंगा, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। सोना काटने वाली तलवार संरचना की अभी तक पूरी तरह से गणना नहीं की गई थी। मोहुआ ने अनुमान लगाया कि चेंग मो पर 2 और बार हमला किया जाएगा और उनके पास पर्याप्त डेटा होगा। मोहुआ ने टिप्पणी की, अगला कवच बहुत अधिक कठोर होगा। चेंग मो ने आह भरी, ठीक है। मोहुआ ने टीम को लकड़बग्घे जैसे जानवर की खाल उतारने और योग्यता अंक के बदले में सामग्री एकत्र करने का निर्देश दिया। आधे अंक चेंग मो को मारपीट सहने के लिए मुआवजे के रूप में आवंटित किए गए। इससे चेंग मो को बहुत अच्छा महसूस हुआ। संप्रदाय में लौटकर मोहुआ बिना समय गंवाए शिष्य निवास की ओर चल पड़ा। उसने प्रशिक्षण पत्र खोला और स्वर्ण काटने वाली तलवार के प्रशिक्षण में लग गया। इस संरचना से स्वर्णिम चमक निकल रही थी, इसकी रेखाएं तीखी और निर्णायक थीं। हालांकि यह एक अपूर्ण तलवार संरचना थी और इसे केवल द्वितीय श्रेणी का दर्जा दिया गया था। मोहुआ ने इसके निर्माण पैटर्न को ध्यान से नोट किया तथा कई बार उन्हें पुनः बनाने का प्रयास किया, बिना किसी अपवाद के सभी प्रयास असफल रहे। कागज पर तलवार की संरचना के पैटर्न में दिखावट तो थी, लेकिन सार का अभाव था। वे सही मायने में तलवार की संरचना का अनुकरण नहीं कर सकते थे। मोहुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ये तलवार अनुमा संरचना कुछ हद तक एक परम संरचना से मिलती जुलती थी। संरचना के पैटर्न तो बस सतही रचनाएं थीं, परम संरचना के सार को समझना और उसके विशिष्ट नियमों को समझना उसमें पूरी तरह से महारत हासिल करने के लिए जरूरी था। उल्टी आत्मा संरचना, मोटी पृथ्वी संरचना, आध्यात्मिक धुरी संरचना और 5 तत्व स्रोत संरचना सभी समान तरीके से संचालित होते हैं। क्या तलवार संरचना भी परम संरचनाओं की श्रेणी में आ सकती है? मोहुआ ने इस विचार पर विचार किया, लेकिन यह असंभव लग रहा था। अल्टीमेट फॉर्मेशन सीखना बेहद चुनौतीपूर्ण था और उनमें महारत हासिल करने में सक्षम फॉर्मेशन मास्टर्स अत्यंत दुर्लभ थे। यदि ये तलवार संरचना वास्तव में एक परम संरचना से मेल खाती है, तो इन कुलीन परिवारों की तलवार दाव विरासत जल्द ही या बाद में विलुप्त हो जाएगी। इसके अलावा स्पिरिट स्वॉर्ड्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन असंभव होगा। बड़े पैमाने पर अल्टीमेट फॉर्मेशन का निर्माण करना लगभग असंभव कार्य था। इस प्रकार तलवार संरचनाओं की तुलना अल्टीमेट संरचनाओं से नहीं की जा सकती। तलवार संरचना की कठिनाई इतनी अधिक नहीं होगी। मोहुआ की भौहें एक बार फिर थोड़ी सी सिकुड़ गईं। या शायद तलवारों की संरचना में अपनी ही अनोखी कठिनाई थी। संरचनाओं और साधना पद्धतियों की अपनी समझ के आधार पर मोहुआ ने ये सिद्धांत बनाया कि तलवार संरचना की कठिनाई एक सीमा के रूप में कार्य कर सकती है जिसे पार किया जाना चाहिए। यदि कोई इसे पार करने में सफल हो जाता है तो तलवार चलाना सीखना कठिन नहीं होगा। यदि सीमा पार नहीं की जा सकी तो कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में इसे कभी नहीं सीख सकेगा। इस सीमा को संभवतः कुलीन परिवारों द्वारा तलवार निर्माण के ज्ञान पर एकाधिकार करने तथा इसके व्यापक प्रसार को रोकने के लिए नियंत्रित किया गया था। तो फिर ये सीमा क्या हो सकती है? मोहुआ की दिव्य भावना दौड़ गई। तलवार निर्माण विरासत के नियंत्रण में अभिजात वर्ग के स्थान पर स्वयं को रखकर यदि उन्हें तलवार निर्माण के लिए प्रवेश में अवरोध स्थापित करने का कार्य सौंपा जाए तो वे कहां से शुरुआत करेंगे? मोहुआ ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। तलवार तकनीकें। पारिवारिक विरासत का असली मूल उनकी व्यवस्थित अंतर्संबंधित संरचना थी। व्यवस्था जितनी कड़ी होगी, विरासत उतनी ही मजबूत होगी। इसी प्रकार प्रणाली जितनी सख्त होगी, धरोहर की चोरी की संभावना उतनी ही कम होगी। तलवारों के साथ इसके संबंध को देखते हुए यह अत्यधिक संभावना है कि तलवार संरचनाओं और तलवार तकनीकों का संचरण एक ही प्रणाली का हिस्सा है। स्वर्ण काटने वाली तलवार की संरचना का अध्ययन करने से पहले स्वर्ण काटने वाली तलवार की तकनीक सीखनी चाहिए।
इस तरह भले ही तलवार की तकनीक लीक हो गई हो, बिना संबंधित तलवार गठन के आत्मा तलवारों को बनाना असंभव होगा और सोना काटने वाली तलवार कौशल की शक्ति गंभीर रूप से कम हो जाएगी। इसके विपरीत यदि तलवार की संरचना लीक हो जाती है तो सोना काटने वाली तलवार तकनीक में निपुणता के बिना कोई भी सोना काटने वाली तलवार क्यूई को प्रसारित नहीं कर सकता है, और गोपनीय सोना काटने वाली तलवार संरचना सीखना भी इसी तरह असंभव बना रहेगा। तलवार तकनीक और तलवार निर्माण को एक साथ बांधने से केवल एक को विरासत में लेने का मतलब संपूर्ण ज्ञान को विरासत में लेना नहीं होगा। सेवा गोल्ड संप्रदाय की तलवार विरासत के संपूर्ण संचरण को चुराना बेहद कठिन साबित होगा, जब तक उनका भाग्य अविश्वसनीय रूप से असाधारण था। ये सोचकर मोहुआ का दिल थोड़ा कांप उठा। उन्होंने चुपचाप अपने स्टोरेज रिंग से सेवियर गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोल ज्यू युक्त एक ज़ेड पर्ची निकाली और फिर से गोल्ड कटिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन पर नजर डाली, जिसकी उन्होंने आधी गणना की थी। क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सेट पूरा करने के करीब था? सेवक गोल्ड संप्रदाय की विरासत, विशेष रूप से उनकी तलवार दाव संचरण, ज्यादातर पहले से ही उनके कब्जे में थी। सोना काटने वाली तलवार क्यूई, तलवार बनाने की विधियां, तलवार नियंत्रण तकनीकें और मुख्य तलवार गठन। सेवेर गोल्ड संप्रदाय के भीतर सोन परिवार के प्रत्यक्ष शिष्यों ने संभवतः उतना नहीं सीखा था जितना इस ताइक्सु संप्रदाय के शिष्य ने सीखा था। मोहुआ को थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई। फिर भी अवसरों को गंवाना नहीं चाहिए। चूंकि यह उसकी गोद में आ गिरा था, इसलिए उसे सीखना चाहिए। मोहुआ ने तलवार निर्माण को समझने के लिए तलवार तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने केवल सतही तौर पर ही सेवक गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोल ज्यू सीखा था और उनकी गोल्ड कटिंग स्वॉर्ड क्यूई बहुत ही अल्पविकसित थी। लेकिन दहलीज पार करने के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। औसत दर्जे के परिणामों के बावजूद एक बार बाधा पार करने के बाद ये पर्याप्त था। मोहुआ का लक्ष्य सोना काटने वाली तलवार संरचना थी। सोना काटने वाली तलवार क्यूई में महारत हासिल करना किसी विशेषज्ञ स्तर तक आवश्यक नहीं था, ये स्वीकार्य हो सकता था। मोहुआ ने अपनी सांस रोक ली और ध्यान केंद्रित करते हुए सोना काटने वाली तलवार क्यूई का प्रयोग किया। एक कमजोर अल्पविकसित स्वर्ण काटने वाली तलवार क्यूई धीरे धीरे संरचना में रिसने लगी। इस संरचना से तेज चमक निकलती थी, जो सोने और जैड के काटने के समान थी, जो इसकी सक्रियता का संकेत था। मोहुआ की आंखें चमक उठी जब उसने स्वर्ण काटने वाली तलवार क्यूई को स्वर्ण काटने वाली तलवार संरचना में प्रवाहित करना जारी रखा, जिससे तलवार क्यूई का संचार हो सके और इस प्रकार संरचना के संचालन के सार की जानकारी प्राप्त हो सके। या अधिक सटीक रूप से कहें तो इस संरचना में निहित तलवार दांव। अल्पविराम। इस बीच एल्डर के निवास में जून जियो ने एल्डर मास्टर जून के सामने घुटने टेके और कुछ ऐसा कहा जिस पर वह खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था। मोहुआ ने सोना काटने वाली तलवार की संरचना सीख ली है। लेखन एल्डर मास्टर जून ठिठक गया। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी निगाहें चकित और चकित थीं और उसने पूछा, उसने ये कैसे सीखा? जून जियो ने उत्तर दिया, उसने एक जाल बिछाया। सोन परिवार के सेवक गोल्ड संप्रदाय के प्रत्यक्ष वंशज शिष्य को हमारे ताइक्सु संप्रदाय के एक शिष्य के साथ आमने सामने की लड़ाई में फंसाया। सोन परिवार के प्रत्यक्ष वंशज ने सोना काटने वाली तलवार क्यूई का इस्तेमाल किया। मोहुआ ने किनारे से देखा। जून जियो ने आह भरी और किसी तरह देखते हुए उसने सोना काटने वाली तलवार की संरचना को एक साथ जोड़ दिया। एल्डर मास्टर झुन की अभिव्यक्ति लकड़ी जैसी हो गई। इसे सिर्फ देखकर ही एक साथ जोड़ दिया गया। अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों को सुनो। देखकर ही उसने ये सीख लिया। बड़े मास्टर झुन चुप हो गए। उनके हाथ में ब्रश रुक गया। जून जियो ने अपनी निगाहें नीची कर लीं, चुपके से अपनी आंखें उठाईं और एल्डर मास्टर जून की ओर देखा, फिर पूछने का साहस जुटाया, कुलपति, ये तो आपके द्वारा भी नहीं सिखाया गया होगा, है ना? एल्डर मास्टर जून की पीली भौहें थोड़ी ऊपर उठीं जब उन्होंने जून जियो की ओर देखा और उदासीनता से कहा, क्या बात है? स्वीकार्य नहीं। क्या आप मुझसे, इस बूढ़े कुलपति से पूछताछ कर रहे हैं? झुन जियो का अचानक साहस तुरंत गायब हो गया और उसने अजीब तरीके से जवाब दिया, हिम्मत नहीं होगी। फिर वह धीरे से बुदबुदाया, फिर भी कुलपति, आप शायद कुछ ज्यादा ही पक्षपात कर रहे हैं। संप्रदाय के शिष्यों को नहीं पढ़ाया जाता, जुन परिवार के वंशजों को नहीं पढ़ाया जाता, फिर भी यह सब मोहुआ को दिया जाता है, उस बच्चे को। और यह सब अच्छी चीजें हैं। जमीन पर संरचना का चित्रण, तलवार क्यूई निष्कर्ष। आप उसे तलवार ट्रू ज्यू में दिव्य विचार क्यों नहीं सिखाते?
बड़े मास्टर झुन ने तुरंत फटकार लगाए। बकवास बोल रहे हो? ये तकनीक कोई सिखाई नहीं जा सकती। क्या तुम उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? तलवार के प्रत्येक वार के साथ दिव्य विचार थोड़ा कम हो जाता है। ये व्यक्ति की दिव्य भावना को स्वयं नष्ट करने का मार्ग है। मैंने अपने दिव्य विचार को पहले ही सील कर दिया है और सदियों से उस तलवारबाजी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया है। और आप चाहते हैं कि वह बच्चा इसे सीखे। आप चाहते हैं कि उसकी दिव्य भावना क्षीण हो जाए, उसकी अपनी नींव ही टूट जाए। एल्डर मास्टर झुन के क्रोध का सामना करते हुए झुन जियो पीछे हट गया और एक शब्द भी बोलने का साहस नहीं कर सका। बड़े मास्टर शुन ने अपनी भौहें सिकुड़ी, कुछ देर सोचा और फिर निर्देश दिया। आप संप्रदाय के बुजुर्गों के साथ निजी तौर पर उन पर फिर से जोर देते हैं, किसी को भी किसी भी परिस्थिति में मोहुआ के सामने तलवार ट्रुज्यू में दिव्य विचार के बारे में एक शब्द भी उल्लेख नहीं करना है। एक भी शब्द नहीं। बड़े मास्टर झुन की निगाहें थोड़ी सख्त हो गईं और उन्होंने धीरे से आह भरी। वह बच्चा बहुत होशियार था, उसकी दिव्य इंद्रिय प्रबल थी, उसकी जिज्ञासा गहरी थी। अगर उसने कभी सच में ताइक्सू गेट के अंदर ऐसी तलवारबाजी की तकनीक के बारे में सुना होता, तो वह उसे सीखने के लिए जरूर अपनी बुद्धि लगा देता। झुन जियो ने असहाय होकर अपने हाथों को कप में भर लिया और कहा, समझ गया। एल्डर मास्टर झुन ने चुपचाप उसकी ओर देखा। तलवार में दिव्य विचार के परिणाम आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, है ना? झुन जियो रुक गया, फिर उसकी अभिव्यक्ति उदास हो गई। उसने आवेग में आकर यह बात कही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह सच जानता था। यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। स्वर्गीय कुलपति डुगू पीछे पहाड़ पर, पहाड़ियों के पार अनगिनत टूटे हुए ब्लेडों से भरा तलवार मकबरा, भाई डुगू जुवान जो कभी कई लोगों की आशा थे और तलवार दांव में अद्वितीय थे, जिनकी जीवनबद्ध आत्मा तलवार चकनाचूर हो गई थी, जिससे वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। और अब गिरता हुआ ताइक्सू गेट। झुन जियो ने अपनी अभिव्यक्ति को नियंत्रित किया और गंभीरता से अपने हाथों को फिर से अपने हाथों में लिया। समझ गया। बड़े मास्टर झुन ने थोड़ा सिर हिलाया। जहां तक वहां के सेवक गोल्ड संप्रदाय की बात है, झुन जियो ने फिर पूछा, क्या कोई परेशानी होगी? एल्डर मास्टर झुन ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, इसे छुपाओ। किसी और को इसके बारे में पता न चलने दो। मोहुआ, वो बच्चा चालाक है, वो बिल्कुल कुछ नहीं कहेगा। जब तक तुम भी कुछ नहीं कहोगे, तब तक सेवक गोल्ड सेक्ट को कुछ पता नहीं चलेगा। तलवार क्यूई घटाना। एल्डर मास्टर झुन ने कुछ देर रुककर बुदबुदाया, ये ताओ साधना के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। कुछ ऐसा जिसे साधारण साधक आसानी से नहीं सीख सकते। जब तक कोई यह खबर नहीं फैलाता, तब तक चाहे वहां का सेवक गोल्ड संप्रदाय अपना दिमाग क्यों न लगा ले, वे कभी भी ये पता नहीं लगा पाएंगे कि क्या हो रहा है। झुन जियो का दिल थोड़ा कांप उठा। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे नियमित किसान सीख सकें। इसका मतलब यह था कि मोहुआ की जन्मजात प्रतिभा सचमुच असाधारण हो सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कुलपति मोहुआ को इतना महत्व क्यों देते हैं। फिर झुन जियो ने पूछा, लेकिन क्या होगा यदि सेवक गोल्ड संप्रदाय तलवार गठन को देख ले और हमारे ताइक्सू गेट पर संदेह करे? एल्डर मास्टर झुन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, तो हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह सेवक गोल्ड संप्रदाय की तलवार संरचना नहीं है। झुन जियो जम गया। एल्डर मास्टर शुन का चेहरा शांत रहा और उन्होंने आगे कहा, सेवेर गोल्ड संप्रदाय कैसे साबित कर सकता है कि यह तलवार संरचना उन्हीं से उत्पन्न हुई है? क्या वे तुलना के लिए अपनी तलवार संरचनाएं निकालने का साहस करेंगे? झुन जियो ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन ये गोल्डन सीरीज का है। एल्डर मास्टर झुन ने भौहें चढ़ाईं। गोल्ड सीरीज तलवार संरचना स्वतः ही सेवक गोल्ड संप्रदाय से संबंधित हो जाती है। क्या सेवक गोल्ड संप्रदाय में इतना अहंकार है? पिघलती हुई स्वर्ण तलवार संरचना, स्वर्ण भंजन तलवार संरचना और गेंगजिन तलवार संरचना का क्या, जो पूरे 9 राज्य में विभिन्न प्रमुख स्वर्ण तलवार संप्रदायों में प्रचलित है? क्या ये सब भी उनके हैं? झुन जियो ने एक पल के लिए सोचा, यह उचित लगता है। चोरी के सामान के साथ चोर को पकड़ो। उन्हें रंगे हाथों पकड़े बिना और चोरी की गई वस्तुओं को अपने कब्जे में लिए बिना सेवक गोल्ड सेक्ट को ताइक्सू गेट के शिष्यों पर बदनामी करने का औचित्य कहां से मिलेगा? इसके अलावा हमेशा कुलपति पर भरोसा किया जा सकता है। एक कदम पीछे हटकर भी, सच कहें तो ये तलवारबाजी कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे मोहुआ ने चुराया हो। ये कुछ ऐसा था जिसे उसने अपनी क्षमताओं से देख लिया था। वे उसके सामने तलवारें चला सकते थे, लेकिन वे उसे देखने से कैसे रोक सकते थे? सिर्फ देखकर ही वह किसी संप्रदाय की पूरी विरासत जान सकता था। इसका दोष मोहुआ पर कैसे लगाया जा सकता है?
जुन जियो ने धीरे से सिर हिलाया, उसके दिल में प्रशंसा की एक अनचाही भावना थी। कुलपति वास्तव में कुलपति थे, चाहे खेती में हो या दुस्साहस में। कुलपति, मैं समझ गया, जुन जियो ने कहा। बड़े मास्टर जून ने अपना हाथ हिलाया। जुन जियो उठे और सम्मानपूर्वक विदा ली। जून जियो के चले जाने के बाद एल्डर मास्टर जून अकेले बैठे रहे, उनकी भौहें गहरी होती जा रही थीं। तलवार क्यों घटाना? वास्तव में इसका निष्कर्ष कैसे निकाला जा रहा है? ये हो सकता है। एल्डर मास्टर शुन के हृदय में एक कंपन सी दौड़ गई जब उनके विचारों में एक अत्यंत गहन तकनीक उभरी, एक शिखर विधि जिसने स्वर्गीय रहस्यों का अनावरण किया और असीम सिद्धांतों की गणना की। स्वर्गीय गुप्त गणना। ज्वांग नाम का वह बदमाश, वह अपने छोटे शिष्य को आखिर क्या सिखा रहा है? लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। एल्डर मास्टर जून ने भौहें चढ़ाईं, चूंकि उन्होंने अमर आकाश संरचना प्रवाह नहीं सिखाया है, तो वे स्वर्गीय गुप्त गणना क्यों सिखाएंगे? यह ऐसी बात नहीं है जिसे फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति संभवतः सीख सके। एल्डर मास्टर जून की नज़र थोड़ी गंभीर हो गई। ताइक्सू पर्वत शांत रहा और एल्डर का निवास शांत रहा। एल्डर मास्टर शुन कागज पर कुछ लिखते रहे। लिखने के बाद उन्होंने कागज को एक तरफ रख दिया, फिर अपना कंपास निकाला। उनकी नजरें धुंधली पड़ गईं और वे धीमे स्वर में बुदबुदाए, इस बच्चे के भीतर छिपे रहस्य मेरी कल्पना से कहीं अधिक गहरे हो सकते हैं। इस बच्चे के कर्म पर एक और ताला लगाना सबसे अच्छा होगा। अल्पविराम। मोह हुआ अभी भी सोना काटने वाली तलवार संरचना का गहन अध्ययन कर रहा था। तलवार की संरचना तलवारबाजी संचारण का एक महत्वपूर्ण घटक, तलवार हथियार का मूल और तलवार दांव की कुंजी थी। मोह हुआ ताइक्सू गेट के दिव्य विचार को तलवार में बदलना सीखना चाहता था। छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में वापस आकर उन्होंने परिवर्तनकारी तलवार कौशल की मूल बातें सीखने के लिए कर्मनुरेखण का उपयोग किया था। लेकिन ये परिवर्तनकारी तलवार कौशल केवल सतही है। इसके अलावा, क्योंकि वह तलवारबाजी में नौसिखिया है, इसलिए उसकी तलवार बदलने की कुशलता में तलवार तकनीक का आधारभूत सार नहीं है। जिससे उसने जो सीखा है वह काफी कच्चा है। ये सिर्फ एक नकल है, दिव्य विचार से एक तलवार का आकार बनाना। फिर भी ये परिवर्तनकारी तलवार कौशल पहले से ही काफी शक्ति प्रदर्शित करता है। हालांकि ये शक्ति दिव्य विचार की परिष्कृत तकनीकों के बजाय उसकी अपनी दुर्जय और विकसित दिव्य भावना पर निर्भर करती है। मोह हुआ आगे जाना चाहता था, तलवार की तकनीक में अधिक गहन दिव्य विचार सीखना चाहता था। लेकिन फिलहाल उनके पास कोई सुराग नहीं है। उसके लिए एल्डर मास्टर जून से इस बारे में पूछना असुविधाजनक है। यदि वह संरचनाओं के बारे में पूछता है तो एल्डर मास्टर जून बहुत खुश होते हैं, लेकिन यदि तलवार की तकनीक के बारे में पूछता है तो एल्डर मास्टर जून निश्चित रूप से काफी नाखुश होते हैं। वह निश्चित रूप से सोचेगा कि मोह हुआ अपनी उचित पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है और अपने विचारों में बहुत बेचैन है। अन्य बुजुर्गों से, चाहे वे परिचित हो या अजनबी, मोह हुआ ने कितनी भी सावधानी से पूछताछ की, वह कोई जानकारी हासिल नहीं कर सका। छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव के वरिष्ठ तलवार साधक मोह हुआ के अलावा आज तक किसी अन्य ताइक्सू संप्रदाय के सदस्यों को दिव्य विचार को तलवार तकनीक में निपुण होते नहीं देखा है। ऐसा लगता है कि ये दिव्य विचार तलवार तकनीक ताइक्सू संप्रदाय से लुप्त हो गई है। ये काफी हैरान करने वाली बात है। मोह हुआ ने आह भरी। चूंकि कोई सुराग नहीं है, इसलिए वह खुद ही इसका पता लगा सकता है। तलवार के दिव्य विचार को आधार के रूप में तलवारबाजी के मूल सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। मोह हुआ की तलवार दांव नींव भयावह रूप से कमजोर है, इसलिए वह तलवार दांव की अपनी समझ और अनुभूति को बढ़ाने की योजना बना रहा है। चाहे वह तलवार क्यूई हो या तलवार हथियार, वह उन पर शोध कर सकता है और उनका गहन अध्ययन कर सकता है, ये देखने के लिए कि क्या वह तलवार में दिव्य विचार के वास्तविक सार को समझते हुए अप्रत्यक्ष रूप से अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है। वर्तमान सेवक गोल्ड स्वॉर्ड फॉर्मेशन, जिसमें तलवारें और फॉर्मेशन दोनों हैं, एक अच्छा अवसर है। हालांकि ये तलवार संरचना सेवक गोल्ड संप्रदाय की एक विशेष विरासत है। इसे गुप्त रूप से सीखना नितांत आवश्यक है। सेवक गोल्ड संप्रदाय को इसका पता नहीं चलना चाहिए। कम से कम उन्हें यह एहसास नहीं होना चाहिए कि उसके पास उनकी गंभीर स्वर्ण तलवार संरचना है। अगले दिनों में जब भी मोह हुआ को समय मिलता, वो तलवार निर्माण के पैटर्न, लेआउट, अनुप्रयोगों और सिद्धांतों के अध्ययन में जुट जाता। तलवार संरचना अपूर्ण है, इसलिए वह इसे पूरी तरह से नहीं सीख सकता, लेकिन सेवक गोल्ड स्वॉर्ड क्यूई के पीछे के सिद्धांतों के बारे में उसकी समझ लगातार बढ़ती जा रही है।
सेवक गोल्ड स्वॉर्ड क्यू सिद्धांतों के आधार पर मोहुआ ने गोल्ड ब्रेकिंग कवच में सुधार किया। इस कवच में अग्नि दानव हड्डियां शामिल हैं जो तलवार क्यूई को अवरुद्ध करती हैं और तलवार क्यूई का प्रतिकार करने के लिए संरचनाएं जोड़ती हैं। मोहुआ ने ब्लूप्रिंट पूरा किया और उसे मास्टर गू को सौंप दिया। यद्यपि यह सिर्फ एक सेट था, मास्टर गू ने कोई ढिलाई नहीं बरती और सोना तोड़ने वाले कवच के इस सेट को तैयार करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अतिरिक्त समय तक काम किया। विभेदन के लिए मोहुआ ने कवच के इस सेट का नाम सेवक गोल्ड आर्मर रखा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये कवच मुख्य रूप से स्वर्ण श्रृंखला तलवार क्यूई के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, जिसका स्पष्ट उद्देश्य सेवक गोल्ड संप्रदाय का मुकाबला करना है। बहरहाल, ये सेवक गोल्ड कवच केवल एक प्रोटोटाइप है जिसे और अधिक परिष्कृत करने की आवश्यकता है, और सेवक गोल्ड तलवार संरचना अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं की गई है। अभी भी उस सुंदर लड़के की जरूरत है, मोहुआ ने मन ही मन धीरे से कहा। जल्द ही वह विश्राम का दिन आ गया, एक निर्धारित द्वंद्वयुद्ध का दिन। रिफाइनिंग डेमन माउंटेन के अंदर चेंग मो ने मोहुआ के नए परिष्कृत सेवेर गोल्ड आर्मर को पहना और सोंग जियान को फिर से ताना मारना शुरू कर दिया। यद्यपि उन्हें पहले भी चोटें लगी थीं, लेकिन पिछले सप्ताह वे पूरी तरह से ठीक हो गए थे। मोटी और सख्त त्वचा के साथ चेंग मो, जो अपने घावों को ठीक करने के बाद दर्द को जल्दी भूल जाता है, तुरंत उत्तेजित हो गया। सुंदर लड़के, पिछली बार तुम भाग्यशाली थे कि मार से बच गए थे, लेकिन आज मैं तुम्हें घुटनों के बल बैठने और मुझे दादाजी कहने के लिए मजबूर करूंगा। सोंग जियान का चेहरा काला पड़ गया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। दोनों एक बार फिर युद्ध में उलझ गए। इस बार सोंग जियान ने और अधिक भयंकर तलवार क्यूई से प्रहार किया। चेंग मो अपनी शेखी बघारने वाली बाहरी छवि के बावजूद पहले तो थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दूसरे पर वार करना शुरू किया, उसने अचानक बहुत कम दबाव महसूस किया। सोंग जियान की तलवार क्यूई, जो सुनहरी रोशनी से चमक रही थी और धारदार दिख रही थी, जब उस पर प्रहार किया गया तो उसकी शक्ति काफी कम हो गई तथा दर्द भी काफी कम हो गया। ये कवच न केवल स्वर्ण श्रृंखला आध्यात्मिक शक्ति से बचाव करता था, बल्कि तलवार क्यूई की शक्ति को भी नाटकीय रूप से कम कर देता था। चेंग मो को यह अविश्वसनीय लगा। उनके कनिष्ठ भाई द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई आध्यात्मिक कलाकृतियां अत्यधिक अपमानजनक थीं, जो 12 संप्रदायों के संप्रदाय रक्षक गुट की तलवार तकनीकों का भी मुकाबला करने में सक्षम थी। चेंग मो थोड़ा आश्चर्यचकित था। इस कवच के साथ वह न केवल सोंग जियान के अधिक प्रहारों का सामना कर सकता था, बल्कि वह अधिक योग्यता भी अर्जित कर सकता था। चेंग मो का मनोबल बढ़ा और वह जोर से चिल्लाते हुए सोंग जियान के साथ पुनः युद्ध में शामिल हो गया। दृश्य तनावपूर्ण गतिरोध में फंस गया। मोहुआ ने बगल से देखा। स्वर्गीय गुप्त गणना का उपयोग करते हुए सोंग जियान की आत्मा तलवार की तलवार क्यूई का पता लगाया, जबकि वह सेवक गोल्ड सेक्ट के सेवक गोल्ड तलवार संरचना के अपने अध्ययन को आगे बढ़ा रहा था। उसी समय उन्होंने सोंग जियान की तलवार क्यूई की शक्ति का उपयोग करके सेवक गोल्ड कवच की प्रभावशीलता का आकलन किया। सोंग जियान अनजाने में मोहुआ का प्रयोगशाला चूहा बन गया था, और फिर भी वह पूरी तरह से अनजान बने रहे। ये द्वंद्व लगभग 1.5 घंटे तक चला, जिसके बाद मोहुआ ने एक पुरानी चाल दोहराई। खून की गंध से राक्षस जानवरों को फुसलाकर लड़ाई को बाधित किया और उसे समाप्त करने के लिए मजबूर किया। चेंग मो जाते समय गालियां और धमकियां देता रहा, लेकिन जल्द ही वहां से खिसक गया। सोंग जियान क्रोध से कांप रहा था और जवाबी कार्रवाई करने में पूरी तरह असमर्थ था। मोहुआ के गुप्त हस्तक्षेप के बाद चेंग मो और सोंग जियान के बीच कई बार द्वंद्वयुद्ध हुआ। सोंग जियान लगातार उग्र होता जा रहा था, अपने आसपास की हर चीज को नजरअंदाज कर रहा था, केवल चेंग मो से लड़ने के जुनून में डूबा हुआ था। हर बार जब वह चेंग मो से मिलता तो उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो जाती। वह चाहता कि वह चेंग मो को टुकड़े टुकड़े कर दे। हालांकि चेंग मो को इसकी परवाह नहीं थी। उसका मिशन था पीटना। उनके पहले द्वंद्वयुद्ध के दौरान उसका कवच टूट गया था, जिससे वह काफी घायल हो गया था। लेकिन प्रत्येक बाद के द्वंद्वयुद्ध में मोहुआ के परिशोधन ने कवच को अधिक मजबूत बना दिया। स्वर्ण श्रृंखला आध्यात्मिक शक्ति और तलवार क्यूई दोनों का मुकाबला किया, जिससे चेंग मो अधिक निडर हो गया। इसके अलावा उसके छोटे भाई ने उसे मजदूरी भी दी। 1 घंटे के काम से उन्हें 100 अंक मिले, जो काफी अच्छी रकम थी। कई द्वंद्वयुद्धों के बाद मोहुआ ने सेवक गोल्ड स्वॉर्ड क्यूई का अध्ययन किया और अंततः सेवक गोल्ड स्वॉर्ड फॉर्मेशन का पूरा अनुमान लगाया। यह एक अत्यंत दुर्लभ संप्रदाय रक्षक तलवार संरचना थी।
मो हुआ ने उत्सुकता से सेवक गोल्ड स्वॉर्ड फॉर्मेशन का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसके गहन सिद्धांतों और तलवार दाव के मूल सार को समझने का प्रयास किया। इससे उन्हें तलवार दाव को समझने में बहुत मदद मिलेगी। कई और दिन बीत गए और गंभीर स्वर्ण तलवार क्यूई के दर्जनों सिमुलेशन और गंभीर स्वर्ण तलवार गठन की व्याख्याओं के बाद मो हुआ ने धीरे धीरे गंभीर स्वर्ण तलवार गठन में महारत हासिल कर ली। लेकिन उसी समय उन्हें अचानक एक आश्चर्यजनक सत्य का पता चला। तलवार व्यूह का सार आध्यात्मिक शक्ति के रूप में परिवर्तन प्राप्त करने के लिए संरचना का उपयोग करने में निहित है, जिससे संहार की शक्ति में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में, तलवार क्यूई का सार स्वयं आध्यात्मिक शक्ति का आकार परिवर्तन है। तलवार व्यूह मात्र आध्यात्मिक शक्ति को तलवार क्यूई में रूपांतरित करने की विधि है। आध्यात्मिक शक्ति के स्तर पर एक परिवर्तन। मो हुआ चौंक गया, उसके विचार तेजी से दौड़ने लगे, संबंध स्थापित होने लगे और उसे तुरंत आध्यात्मिक परिवर्तन के दो अन्य रूप याद आ गए। उल्टी आत्मा संरचना का उल्टा होना और मिनी उल्कापिंड कौशल का सम्मिलन। संरचना पतन, मंत्र सम्मिलन, तलवारबाजी परिवर्तन। इन तीनों के रूप अलग अलग हैं, लेकिन उनका सार आध्यात्मिक शक्ति की आंतरिक संरचना में निहित है, जो ताओ कानूनों से प्राप्त होती है और विभिन्न परिवर्तनों को जन्म देती है। और तथाकथित तलवारबाजी अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक शक्ति के आकार परिवर्तन की एक विधि भी है। इस तकनीक में आध्यात्मिक शक्ति में कोई गहन आंतरिक परिवर्तन नहीं किया जाता, बल्कि इसके बाह्य स्वरूप को परिवर्तित कर दिया जाता है तथा इसे तब तक तेज किया जाता है जब तक कि यह तलवार की तरह काटने वाली न हो जाए, जिससे संहार करने की शक्ति में वृद्धि होती है। आध्यात्मिक शक्ति पदार्थ के रूप में, तलवार रूप के रूप में। मो हुआ को अचानक प्रकाश दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद एक साहसिक विचार सामने आया। यदि आध्यात्मिक शक्ति को तलवार व्यूह के माध्यम से तलवार क्यूई में परिवर्तित किया जा सके, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि बुनियादी तलवारबाजी के बिना भी और तलवार क्यूई की खेती के बिना भी वह तलवार सरनी के माध्यम से शक्तिशाली, घातक तलवार क्यूई उत्पन्न कर सकता है? अपनी ताकत का उपयोग करें, कमजोरियों से बचें। संरचनाओं की ताकत का लाभ उठाएं और तलवारबाजी की कमजोरियों से बचें। मो हुआ का दिल धड़क उठा। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह तलवार दांव में किसी भी आधार के बिना भी तलवार साधक के मार्ग पर चल सकता है? अपने भीतर तलवार क्यूई की खेती करके नहीं, बल्कि तलवार सरनी पर बहुत अधिक भरोसा करके। बेशक मो हुआ को इसकी परवाह नहीं थी। चाहे वह तलवार क्यूई हो या तलवार व्यूह, एक तलवार साधक जो दुश्मनों को हरा सकता है वह एक अच्छा तलवार साधक है। लेकिन कैसे मारे? मो हुआ शिष्य निवास में मेज पर झुककर चुपचाप विचार कर रहा था। सबसे पहले उसे तलवारें बनाने की जरूरत थी। ये प्रश्न से परे था। आत्मा तलवारें गढ़े बिना तलवार व्यूह को ले जाने वाला कोई माध्यम नहीं होगा। तलवार के बिना व्यूह अस्तित्व में नहीं होगा और तलवार साधना का कोई महत्व नहीं होगा। तलवार दाव और संहार शक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए। तलवार बनाने की सटीक विधियों पर बाद में चर्चा की जा सकती है। मुद्दा यह था कि स्पिरिट तलवारें बनाने और तलवारों की व्यूह रचना करने के बाद फिर क्या? वह हत्या के लिए तलवारें कैसे चलाएगा? मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। तलवारों से वार करके नजदीकी से लड़ना निश्चित रूप से संभव नहीं है। उसके पास इसके लिए शारीरिक शक्ति का अभाव था। लंबी दूरी के हमलों के लिए तलवार क्यूई का उपयोग। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया। ये भी व्यवहार्य नहीं था। उसकी अपर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति के कारण उसकी तलवार क्यूई कमजोर हो जाएगी, जो अन्य तलवार साधकों की तुलना में अतुलनीय होगी। इसके अतिरिक्त हमले के दोनों तरीके सामान्य तलवार साधकों के लिए विशिष्ट हैं और तलवार व्यूह से उनका कोई लेना देना नहीं है। वे उसके लाभों का उपयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा उसकी अपनी तलवारबाजी भी बुनियादी थी। तलवार चलाने वाले किसी तलवारबाज की नकल करना उसके प्रयासों को केवल नकल में बदल देता, जिससे उसकी युद्ध क्षमता बढ़ने के बजाय कम हो जाती। मो हुआ ने गहरी सांस ली। जैसा कि अपेक्षित था, सिद्धांत में तो सब कुछ सरल लगता है, लेकिन व्यवहार में कठिन है। ताओ साधना के सिद्धांत एक बात है, व्यवहारिक अनुप्रयोग एक अलग बात है। मैं सोचता हूं कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकूं और कमजोरियों से बच सकूं, अपनी अपर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति और तलवारबाजी की कमी को छुपा सकूं और तलवारबाजी की क्षमता को अधिकतम कर सकूं। मो हुआ ने मन ही मन तलवार साधकों की सभी युद्ध विधियों को ध्यान से देखा जिनके बारे में वह जानता था, और फिर चौंककर उसे दो शब्द याद आए। तलवार नियंत्रण। एक क्षण के लिए उसकी यादें धुंधली हो गईं। बहुत समय पहले भुलक कर निवास के बड़े पुराने टिड्डी वृक्ष के नीचे
उसके छोटे भाई की उत्साहित आवाज फिर उसके कानों में गूंजी। नींव स्थापना के बाद आप वस्तुओं को नियंत्रित करने के लिए दिव्य इंद्रिय का उपयोग कर सकते हैं। मेजों और कुर्सियों को नियंत्रित करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप तलवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। जरा सोचो, दिव्य ज्ञान तलवार नियंत्रण का प्रयोग। दूर से बस एक विचार और तलवार फड़फड़ाकर उड़ जाएगी, हजारों मील दूर दुश्मनों को मार गिराएगी। क्या यह अविश्वसनीय नहीं है? अल्पविराम। एक क्षण के लिए मोहुआ को ऐसा महसूस हुआ जैसे ये किसी और जीवनकाल की अनुभूति हो। वे शब्द बहुत दूर अतीत की बात लगते थे, फिर भी ऐसा लगता था जैसे कल ही की बात हो। कनिष्ठ भाई, मोहुआ ने हल्की सी आह भरी और फिर अपने मन को शांत करते हुए तलवार नियंत्रण पर गंभीरता से विचार करने लगा। फाउंडेशन स्थापना के बाद कोई व्यक्ति वस्तु हेरफेर के लिए दिव्य भावना का उपयोग कर सकता है, जिसका अर्थ है कि तलवार नियंत्रण भी स्वाभाविक रूप से संभव होगा। लेकिन अब तक उन्होंने सच्चा तलवार नियंत्रण नहीं देखा था। सेवक गोल्ड संप्रदाय के सेवक गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोल ज्यू में हालांकि तलवार नियंत्रण शब्द शामिल है, लेकिन मुख्य रूप से तलवार नियंत्रण के बजाय तलवार क्यूई पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अधिक शक्तिशाली टूटी हुई सोने की तलवार क्यूई को मुक्त करने के लिए संचय के लिए आत्मा तलवारों का उपयोग करना। ये जूनियर ब्रदर के वर्णन और उनकी अपनी समझ से काफी अलग था। दिव्य इंद्रिय तलवार नियंत्रण मीलों दूर से दुश्मनों को मारना। यह अनिश्चित है कि क्या सेवक गोल्ड सेक्ट की तलवार नियंत्रण तकनीक स्वाभाविक रूप से इस तरह से डिजाइन की गई थी, या फिर क्या ये तलवार नियंत्रण का एक प्रारंभिक चरण था जो वास्तविक तलवार नियंत्रण से कम था। तलवार नियंत्रण। मोहुआ ने कुछ देर तक विचार किया, उसकी आंखें चमक रही थीं। तलवार नियंत्रण के लिए दिव्य भावना का उपयोग करें, तलवार को संरचना माध्यम के रूप में उपयोग करें, संरचना को मूल बनाएं, संरचना के माध्यम से तलवार क्यूई का अनुकरण करें और इस प्रकार घातक हमले करें। इस सोच के बाद मोहुआ को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि दिव्य इंद्रिय तलवार नियंत्रण वास्तव में शक्तियों का उपयोग कर सकता है और कमजोरियों से बच सकता है, जिससे उसकी तलवार दांव युद्ध विधियों की सभी खामियों का समाधान हो सकता है। क्या उसकी आध्यात्मिक शक्ति अपर्याप्त थी? तो आध्यात्मिक शक्ति के स्थान पर स्पिरिट स्टोन का प्रयोग करें। क्या उसकी तलवार क्यूई कमजोर थी? फिर आध्यात्मिक परिवर्तन के जरिए शक्तिशाली तलवार क्यूई पाने के लिए तलवार व्यूह पर भरोसा करें। उसका शरीर कमजोर था, तो बस ये सुनिश्चित करें कि कोई भी उसके करीब ना आ सके। दिव्य इंद्रिय तलवार नियंत्रण। हजारों मील दूर दुश्मनों को मारना, तलवारों को नियंत्रित करने के लिए शक्तिशाली दिव्य इंद्रिय का लाभ उठाना, अत्यधिक दूरी से दुश्मनों को मारना। मोहुआ की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई, उसकी आंखें चमक उठीं। इस दृश्य की कल्पना मात्र से ही उसके रक्त में उत्तेजना दौड़ गई। लेकिन जब मोहुआ ने थोड़ा विचार किया तो उसे अचानक एहसास हुआ कि अगर उसने तलवार नियंत्रण की इस पद्धति को अपनाया तो आत्मा तलवारें केवल डिस्पोजेबल वस्तुओं के रूप में काम करेगी। एक बार प्रक्षेपित होने के बाद चाहे वे दुश्मन पर हमला करें या नहीं, वे वापस नहीं लौटेंगे। लागत वास्तव में बहुत अधिक थी, लेकिन त्याग के बिना कोई लाभ नहीं है। कुछ आत्मा तलवारों की कीमत शक्तिशाली हत्या तकनीकों की तुलना में नगण्य है। यदि इस लंबी दूरी की निशानेबाजी तलवार नियंत्रण में वास्तव में महारत हासिल की जा सके, चाहे वह सीमा, बल, छिपाव या सुरक्षा में हो, तो निस्संदेह ये सामान्य तलवार साधकों की तलवार तकनीकों को पार कर जाएगी। कुछ आत्मा तलवारें बर्बाद करना इसके लायक होगा। मोहुआ ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर काम पर लग गया और सोना काटने वाली तलवार संरचना को समझने की अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करते हुए एक उचित सोना काटने वाला कवच तैयार किया। उन्होंने पहले से ही अपने कनिष्ठ शिष्यों के लिए स्वर्ण काटने वाले कवच को धारण करने और परिष्कृत दानव पर्वत क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए स्वर्ण भेदक संप्रदाय का सामना करने की योजना बना ली थी। सोना काटने वाले कवच के साथ सेवक गोल्ड संप्रदाय के पास कोई मौका नहीं होगा। सेवक गोल्ड सेक्ट के अनुयायियों को हराने और क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद वे कुशलतापूर्वक राक्षस जानवरों का शिकार करना और सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। इससे पहले राक्षस शिकार मेरिट अंक और राक्षस रक्त के लिए था। अब मोहुआ का एक और लक्ष्य था, तलवारें गढ़ो। अपने इरादों के अनुसार वह तलवार सरनी युक्त विशेष आत्मा तलवारें तैयार करेगा, जिससे लंबी दूरी की मारक हमलों के लिए सच्चे तलवार नियंत्रण के साथ आगे प्रयोग किया जा सके। यदि एक दिन उसने तलवार नियंत्रण में निपुणता प्राप्त कर ली, फिर जहां कहीं भी उसकी दिव्य भावना पहुंचती और उसकी तलवारों की व्यूह रचना फैलती, जीवन और मृत्यु केवल उसके विचारों में ही निहित होते। बेशक अभी तक ये सब सिर्फ एक परिकल्पना ही है।
मोहुआ अपने दिल में समझ गया कि यह संभवतः कोने काटने और शॉर्टकट लेने का एक रूप था, तलवार नियंत्रण की एक गैर पारंपरिक शैली जो केवल उसके लिए उपयुक्त थी। व्यवहार में इसे सीखने के लिए अभी भी काफी प्रयास की आवश्यकता होगी। तलवार कैसे बनानी चाहिए? क्या आत्मा तलवार के अंतर्निहित आकार को बदला जाना चाहिए, और यदि हाँ तो कैसे? रूढ़िवादी तलवार नियंत्रण के पीछे क्या सिद्धांत है? यह उनकी अपनी पद्धति से किस प्रकार भिन्न है? इसके सापेक्षिक लाभ और हानियां क्या हैं? फिर तलवारों की श्रृंखला का मामला है। सामान्यतः आत्मा तलवारों के भीतर तलवार सरणी आध्यात्मिक शक्ति के रूपांतरण को बढ़ाने का काम करती है, इसे ब्लेड की तरह तेज बनाती है और इस प्रकार तलवार साधक की तलवार क्यूई को बढ़ाती है। यदि वह इसका उपयोग करना चाहता था तो उसे तलवार दाव सिद्धांतों के आधार पर तलवार सरणी के स्वरूप को पुनः डिजाइन करना होगा। क्योंकि वह तलवार साधक नहीं था, इसलिए उसकी प्राकृतिक तलवार क्यूई नगण्य थी और बढ़ाए जाने पर भी प्रभावी नहीं होती। इस प्रकार उन्होंने तलवार व्यूह की प्रवर्धन शैली को त्यागने और आध्यात्मिक शक्ति के उपयोग को तलवार व्यूह के विस्फोट प्रकार में बदलने का निर्णय लिया। तलवार व्यूह का सार वही रहा, लेकिन इसका उद्देश्य भिन्न था। पारंपरिक आत्मा तलवार की तलवार सरणी का कार्य तलवार क्यूई को परिवर्तित और बढ़ाना था, जबकि वह जो हासिल करना चाहता था वह तलवार क्यूई को परिवर्तित और फटना था। इस प्रयास में आने वाली चुनौतियां उनके बारे में सोचने पर भी असंख्य और कठिन लगती थीं। मोहुआ केवल उनसे कदम दर कदम निपट सकता था। फिलहाल उसे अभी भी सेवक गोल्ड सैक्ट के साथ मामले को सुलझाने की जरूरत है। एक बार जब उन्होंने पूर्ण स्वर्ण काटने वाली तलवार संरचना में महारत हासिल कर ली, तो मोहुआ ने व्यूह रचना सिद्धांतों के आधार पर पारस्परिक रूप से प्रतिक्रियाशील संरचना पैटर्न चुनना शुरू कर दिया, लगातार संयोजन परीक्षण किया और इस तरह स्वर्ण काटने वाले कवच को और बढ़ाया। वह पहले भी इस पर काम कर रहे थे। इसके अतिरिक्त चेंगमू और सोंग जियान के द्वंद्वयुद्ध के दौरान उन्होंने धीरे धीरे गोल्ड कटिंग आर्मर की कार्यक्षमता का परीक्षण किया। थोड़े ही समय में अपने निरंतर शोधन और प्रयास के कारण मोहुआ ने वास्तविक सोना काटने वाला कवच तैयार कर लिया। वहां के मास्टर गू ने औपचारिक रूप से इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया। मोहुआ ने फिर व्यक्तिगत रूप से एक दस्ते का नेतृत्व किया जो रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन में नक्शे साफ करने के लिए गोल्ड कटिंग कवच पहनता था। यहां तक कि सेवक गोल्ड सैक्ट के प्रत्यक्ष वंश के मुख्य शिष्यों ने, जिन्होंने रूढ़िवादी सेवक गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोल जुए का अभ्यास किया और अपनी तलवार क्यूई को संघनित किया, पाया कि मौलिक तलवार व्यूह सिद्धांतों पर आधारित मोहुआ के विशेष रूप से तैयार किए गए गोल्ड कटिंग कवच के सामने उनकी शक्तियां काफी कमजोर हो गईं। वास्तविक युद्ध में सेवक गोल्ड संप्रदाय के शिष्य एक के बाद एक पराजित हुए। कुछ शिष्य जो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, बार बार इकट्ठा होकर लौटते रहे, लेकिन चूंकि उनकी तलवार की दबा दी गई थी, वे बिना दांतों और पंजों वाले लकड़बग्घों जैसे हो गए। हर बार उन्हें बुरी तरह से परास्त किया गया। अंततः सेवक गोल्ड सैक्ट को एहसास हुआ कि समस्या कवच में थी। वे पहले से ही इसके बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने सेवक गोल्ड सैक्ट की तलवार तकनीक के प्रति अपने उच्च सम्मान पर भरोसा किया और कवच को गंभीरता से नहीं लिया। सेवक गोल्ड स्वॉर्ड तकनीक, जो अद्वितीय क्षमता के साथ सोने और जैड को काटने में सक्षम थी, किसी भी कवच के खिलाफ अपराजय माना जाता था। ये सेवक गोल्ड संप्रदाय के अनुयायियों की आम धारणा थी, लेकिन कई असफलताओं का सामना करने के बाद उन्हें ये स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि उनकी सेवक गोल्ड स्वॉर्ड जुए को ताइक्सू संप्रदाय के कवच द्वारा पूरी तरह से काउंटर किया गया था। बाद में जब उन्होंने फिर से परेशानी पैदा की तो ये जीतने के लिए नहीं था, बल्कि ताइक्सू संप्रदाय के शिष्यों के कवच को चुराने के लिए था। मोहुआ ने सेवक गोल्ड सैक्ट के इरादे को भी समझ लिया। इस पर विचार करते हुए उन्होंने दानव पर्वत को परिष्कृत करने वाले अपने साथी शिष्यों को निर्देश दिया, लड़ाई में हम हार सकते हैं, लेकिन कवच नहीं खोना चाहिए। अगर दूसरा पक्ष उसे छीनने की कोशिश करे तो उसे छीन लेने देने से बेहतर है कि उसे नष्ट कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त सुरक्षा की दृष्टि से भी मोहुआ ने मास्टर गू के माध्यम से क्रय प्रतिबंध भी लागू किए। ये ताइक्सू संप्रदाय के शिष्य ही होंगे जो सोना काटने वाला कवच खरीदने के लिए मेरे हस्ताक्षर सहित ताइक्सू टोकन धारण कर रहे होंगे। सोना काटने वाले कवच में भी मोहुआ ने कुछ संशोधन किए। मास्टर गू से सलाह लेने और स्पिरिट स्वॉर्ड की आंतरिक तलवार व्यूह रचना में कुछ गोपनीयता विधियों का संदर्भ लेते हुए उन्होंने कवच की आंतरिक व्यूह रचना में आत्म विनाशकारी संरचना पैटर्न जोड़ दिए। एक बार बलपूर्वक विघटित कर दिए जाने पर आंतरिक संरचना स्वयं नष्ट हो जाएगी।
इससे ये सुनिश्चित हो गया कि यदि किसी को कवच के अंदर छिपे गहन रहस्य का पता भी चल जाए, तो भी वे संरचना पैटर्न तक पहुंच के बिना इसकी कार्यप्रणाली का पता नहीं लगा पाएंगे। उसके बाद से सेवक गोल्डसैक ने कवच चुराना शुरू कर दिया तथा बार बार घात लगाकर हमला करना शुरू कर दिया। प्रत्यक्ष टकराव में वे कभी भी बढ़त हासिल नहीं कर पाए, फिर भी वे डटे रहे। इस मुहावरे में सच्चाई है, चोर के पास हमला करने के लिए 1000 दिन होते हैं, लेकिन कोई भी चोर से 1000 दिनों तक बचाव नहीं कर सकता। बार बार की लड़ाइयों और कुछ गुप्त योजनाओं के माध्यम से सेवक गोल्डसैक अंततः कई कवचों पर कब्जा करने में कामयाब रहा। अल्पविराम। सेवक गोल्ड संप्रदाय से संबंधित एक सुंदर और शानदार गुफा हवेली के अंदर जिन यिकाई सबसे आगे की सीट पर बैठे थे, उनके दाहिनी ओर एक लंबा प्रभावशाली साधक चोगा पहने, चेहरे पर थोड़ी सी द्वेष की भावना के साथ कठोर पहाड़ की तरह बैठा था। दोनों बराबरी पर थे। उनके नीचे सम्मानजनक भाव से जिन गुई खड़े थे। जिन गुई ने अपने स्टोरेज बैग से एक कवच निकाला, थोड़ा झुका और उसे प्रस्तुत किया। मैंने फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में कई साथी शिष्यों के साथ मिलकर उनकी आभा को छुपाने और भीड़ में घुलने मिलने का प्रयास किया। काफी प्रयास के बाद हम अंततः इन 3 कवचों को हासिल करने में सफल रहे। कवच का पहला सेट ताइक्सू संप्रदाय के लोगों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। जब उन्होंने देखा कि कवच छीना जाने वाला है, तो उन्होंने निर्णायक कार्रवाई की। खुद को घायल करने की कीमत पर भी उन्होंने कवच को नष्ट करना सुनिश्चित किया। यह उन्हें गुप्त रूप से दिया गया निर्देश रहा होगा। दूसरा और तीसरा सेट हालांकि पूरा हो चुका है। हालांकि थोड़ा क्षतिग्रस्त है, लेकिन ज्यादा बुरा नहीं है। फिर भी जिन गुई ने कुछ देर रुककर कहा, जब मैंने संप्रदाय के कुछ आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स से कवच को अलग करके उसकी संरचना को फिर से बनवाया, तो उनमें से एक सेट सीधे ही नष्ट हो गया। उसकी आंतरिक संरचना और सीलबंद संरचना पैटर्न पूरी तरह से नष्ट हो गए। कवच के भीतर आत्मा विनाशकारी संरचना पैटर्न बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आत्मा तलवारों में इस्तेमाल होते हैं। जाहिर है, कवच बनाने वाले साधकों के छिपे हुए इरादे थे। वे हमें इसके रहस्यों को उजागर करने से रोकना चाहते थे। मैंने तुरंत उन्हें रुकने का आदेश दिया, जिससे अंतिम सेट बच गया। इस आखिरी टुकड़े के साथ मैंने लापरवाही से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। युवा स्वामी के संपर्कों का उपयोग करते हुए मैंने जिन परिवार से एक पंथ परिवर्तन क्षेत्र कलाकृति परिशोधक बुजुर्ग की तलाश की। एल्डर ने आत्मा विनाशकारी संरचना पैटर्न से सुसज्जित कवच के बारे में सुनकर गहरी रुचि व्यक्त की और व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। एल्डर सचमुच अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। बस एक मामूली से कदम से उसने इस कवच को ध्वस्त कर दिया। हालांकि इसे तोड़ने के बाद एल्डर की अभिव्यक्ति कुछ गंभीर हो गई। उन्होंने कहा कि यह कवच एक विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया गया है। इसका डिजाइन बेहद अनोखा है और इसे बड़ी बारीकी से बनाया गया है। खासकर इसके अंदर की संरचना, यह असाधारण रूप से अनोखी है। यह संरचना एक प्रकार की संकर संरचना है, जिसके प्रभाव स्वर्ण भंजन, शारीरिक रक्षा और तलवार प्रतिरोध जैसे हैं। यह अव्यवस्थित प्रतीत होता है, लेकिन इसे बड़ी चतुराई से डिजाइन किया गया है। इसमें एक संपूर्ण प्रणाली का अभाव है, फिर भी यह अत्यधिक व्यावहारिक है। इसमें निराकार द्वारा रूप को पराजित करने की सूक्ष्म सुंदरता का आभास है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अंदर की संरचना सेवर गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोल जुए से ब्रोकन गोल्ड स्वॉर्ड क्यूई के आकार परिवर्तन का पूरी तरह से प्रतिकार करती है। ऐसा लगता है जैसे जिन गुई रुक गया। जिन यिकाई ने भौहें चढ़ाई, जैसे कि क्या। जिन गुई ने चुपके से उस पर एक नजर डाली, लेकिन अंततः अपनी जुबान पर काबू रखा। जिन यिकाई नाराज हो गए, सीधे बोलो, झिझकना बंद करो। जिन गुई ने तब कहा। बुजुर्ग ने दावा किया कि ऐसा लगता है कि इसे किसी विशेषज्ञ फॉर्मेशन मास्टर द्वारा तैयार किया गया है, जो गंभीर स्वर्ण तलवार व्यूह में पारंगत है। केवल तभी कोई ऐसा कवच तैयार कर सकता है। रक्षा के साथ हमले का जवाब देने के लिए, कवच के साथ तलवार का जवाब देने के लिए, तलवार क्यूई परिवर्तन को दबाने के लिए, आध्यात्मिक शक्ति परिवर्तन का उपयोग करने के लिए और एक सूट बनाने के लिए जो हमारे गंभीर स्वर्ण संप्रदाय की तलवार तकनीकों का इतनी सटीकता से मुकाबला करता है। जिन यिकाई की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। पास में ही रहने वाले सेवक गोल्ड संप्रदाय के लंबे शिष्य की निगाह भी ठंडी थी। बुजुर्ग का आशय यह है कि जिन यिकाई ने ठंडे स्वर में कहा, क्या हमारे सेवक गोल्ड संप्रदाय में कोई गद्दार है? जिन गुई ने हल्के से सिर झुकाया। बुजुर्ग ने साफ साफ नहीं कहा। यह भी हो सकता है कि हमारे सेवक गोल्ड सैक्ट की तलवारों की श्रृंखला लीक हो गई हो।
जिन इकाई ने नागभान सिकुड़ी तलवारों की यह श्रृंखला संप्रदाय का रहस्य है, जिसे कसकर बंद कर दिया गया है। जो कोई भी इसे सीखता है वह मृत्यु की शपथ लेता है। ये बात बाहरी लोगों तक कैसे पहुंच सकती है? जब तक जिन इकाई की निगाहें लगातार खतरनाक होती गईं। जिन गुई ने उलझन में फुसफुसाते हुए कहा, युवा मास्टर, आपका क्या मतलब है? जिन इकाई ने ठंडी मुस्कान के साथ इधर उधर देखते हुए कहा, चूंकि इस गुफा में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, इसलिए मैं खुलकर बात करूंगा। सेवक गोल्ड संप्रदाय में जिन परिवार का सबसे ज्यादा प्रभाव है, लेकिन स्वाभाविक रूप से हर कोई जिन नाम नहीं रखता। निस्संदेह कुछ लोग ऐसे हैं जो गुप्त इरादे रखते हैं। ये लोग जिन परिवार पर ऐसे नजर रखते हैं जैसे बाघ शिकार पर नजर रखते हैं। वे जरूरी नहीं कि हमारी तलवार संरचना को बाहरी लोगों तक लीक कर दें, लेकिन कौन गारंटी दे सकता है कि वे स्वयं कार्रवाई नहीं करेंगे, व्यक्तिगत लाभ के लिए हमारे अपने सेवक गोल्ड सेक्ट की तलवार क्यूई को तोड़ देंगे। जिन गुई ने कहा, युवा गुरु का मतलब है। वह थोड़ा हिचकिचाया और धीरे से फुसफुसाया, गीत। जिन इकाई की भौहें हिल गईं। जिन गुई क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, उन्हें यकीन करना मुश्किल हो रहा था। सोन परिवार हमारे जिन परिवार से चाहे कितना भी झगड़ालू क्यों न हो, वे अंततः सेवक गोल्ड संप्रदाय के सदस्य ही हैं। क्या वे सचमुच बाहरी ताकतों के साथ सांठगांठ कर सकते हैं, ताइक्सू संप्रदाय के साथ गुप्त रूप से काम कर सकते हैं, और हमारी अपनी तलवार क्यूई का मुकाबला करने के लिए संरचनाएं बना सकते हैं? क्या सोन परिवार ताइक्सू संप्रदाय का लाभ उठाकर जिन परिवार को उखाड़ फेंकने और सत्ता हड़पने का प्रयास कर रहा है? जिन इकाई की आंखों में गहन चिंतन दिखाई दिया। यह मामला अभी भी अस्पष्ट है और इसका निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, लेकिन यह पूरी तरह से असंभव भी नहीं है। जिन गुई ने धीरे से सिर हिलाया, हालांकि उनके दिल में भ्रम की स्थिति बनी रही। किसी व्यक्ति के लिए हमारे सेवक गोल्ड सेक्ट की तलवारों की व्यूह रचना को समझने में सक्षम होना, सेवक गोल्ड स्वॉर्ड क्यूई का मुकाबला करने के लिए स्वतंत्र रूप से संरचना तैयार करना, उनकी विशेषज्ञता निश्चित रूप से सोन परिवार के किसी बुजुर्ग या वरिष्ठ स्तर के किसी व्यक्ति की होनी चाहिए, सही? क्या ऐसा व्यक्ति इतना नीचे गिर जाएगा कि वह मात्र द्वितीय श्रेणी की संरचनाएं बनाएगा या द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियां गढ़ेगा? आप क्या जानते हैं? लंबे सेवक गोल्ड सेक्ट साधक ने ठंडे और उदासीन भाव से कहा। प्रशिक्षण केवल सतही ग्रेड के बारे में नहीं है। सच्चा सार स्तरों से परे, गहरा और अथाह है। महान दाव विकसित होता है, सरलता की ओर लौटता है। जो लोग वास्तव में संरचनाओं में पारंगत होते हैं, वे जटिल को सरल बना देते हैं और कठिन को आसान बना देते हैं। यहाँ तक कि एक निम्न स्तरीय संरचना भी ऐसी चतुराई प्रदर्शित कर सकती है जो सामान्य संरचना गुरुओं की पहुंच से परे हो। इसके अलावा ताइक्सू संप्रदाय के लोग केवल फाउंडेशन मिडिल स्टेज के शिष्य हैं जो हाल ही में शामिल हुए हैं। वे द्वितीय श्रेणी की संरचनाओं के अलावा और क्या उपयोग करेंगे? सेवक गोल्ड संप्रदाय के साधक का रुख ऊंचा और अभिमानी था जब वह जिन गुई से बिना किसी संकोच के बात कर रहा था। जिन गुई ने आदरपूर्वक सिर झुकाया, उन्हें चुनौती देने का साहस नहीं जुटा पाए। वरिष्ठ भाई बुद्धिमानी की बात कहते हैं। जिन इकाई ने भौहें चढ़ाई और लंबे साधक से पूछा, चचेरे भाई, संरचनाओं में आपकी विशेषज्ञता के साथ क्या आप ये जान सकते हैं कि ताइक्सू संप्रदाय को संरचनाएं बनाने, कवच बनाने और हमारे सेवक गोल्ड संप्रदाय की तलवार क्यूई का मुकाबला करने में कौन मदद कर रहा है? लंबे कद के किसान ने मेज से टूटे हुए कवच को उठाया, उसे गौर से देखा। उसकी निगाहें भारी थीं, उसकी अभिव्यक्ति भी गंभीर होती जा रही थी। निर्माण के पैटर्न जैसे चांदी के हुक और लोहे के स्ट्रोक असाधारण कौशल को प्रदर्शित करते हैं, जो कम से कम एक शताब्दी के अनुभव का संकेत देते हैं। गठन धुरी जटिल किंतु व्यवस्थित गठन सिद्धांतों की गहन समझ को इंगित करती है। हमारे सेवक गोल्ड सेक्ट में हमारे पास उच्च स्तरीय फॉर्मेशन मास्टर्स हैं, लेकिन ऐसे अप्रतिबंधित डिजाइन के लिए जो विविध फॉर्मेशन पैटर्न को सहजता से सुधारने में सक्षम हो, ऐसी अंतर्दृष्टि और रचनात्मकता वाले व्यक्ति बहुत दुर्लभ हैं। ऐसी उपलब्धियों वाले किसी व्यक्ति के लिए स्वेच्छा से तुच्छ द्वितीय श्रेणी की संरचनाएं तैयार करना और बाहरी शिष्यों के बीच के मामलों में हस्तक्षेप करना, ये वास्तव में हैरान करने वाला है। जिन इकाई ने कुछ देर सोचा, फिर अचानक उसके दिल में ठंडक महसूस हुई। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। क्या ये एक रिसाव हो सकता है? ये सुनकर लंबे सेवक गोल्ड संप्रदाय के साधक का चेहरा भी काला पड़ गया। जिन इकाई का स्वर गंभीर हो गया जब उन्होंने कहा, यह सोन परिवार हो सकता है, या शायद हमारे सेवक गोल्ड संप्रदाय के किसी अन्य बुजुर्ग का।
हो सकता है कि उन्हें गुप्त रूप से किसी गुप्त सूचना की भनक लग गई हो और इस तरह उन्होंने ताइक्सू संप्रदाय के साथ सांठगांठ कर ली हो और ताइक्सू के शिष्यों का इस्तेमाल करके रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन पर हमारी योजना को विफल करने का इरादा रखते हो और इस तरह जिन परिवार को उखाड़ फेंकने का मौका पा लिया हो। चचेरे भाई, जिन यिकाई का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, यह मामला उजागर नहीं होना चाहिए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लंबे कद के किसान की निगाहें गहरी हो गईं और उसने जवाब दिया, चिंता मत करो। चाहे तुम कितनी भी बड़ी गलती क्यों न कर दो, हमारे चाचा चाची तुम्हारे लिए उसका अंजाम तय कर देंगे। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। जिन यिकाई की अभिव्यक्ति गंभीर थी, उनकी आंखें शिकायत से भरी थी। मेरे पिता मुझे तुच्छ समझते हैं। मूल रूप से उन्होंने 70 वर्षों तक उपसंप्रदाय प्रमुख के रूप में सेवा की। 10 वर्षों से भी कम समय में उन्हें संप्रदाय प्रमुख के पद पर पदोन्नत कर दिया गया होता, लेकिन पहले हुई घटना के कारण उनकी पदोन्नति रुक गई। जिन परिवार ने इस मुद्दे को दबाने के लिए कई हथकंडे अपनाए, लेकिन ऐसी कार्रवाइयों की कीमत चुकानी पड़ी। मेरे पिता की उन्नति अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। सेवेर गोल्ड संप्रदाय के उच्च अधिकारी, विभिन्न परिवार, जिनमें जिन परिवार के बुजुर्ग भी शामिल हैं, सभी प्रकार के संयम के तहत यह मामला अभी आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे पिता हर बात का दोष मुझ पर मढ़ते हैं, ये सोचकर कि मेरी गलती के कारण ही वे संप्रदाय के नेता नहीं बन सके। जिन यिकाई के चेहरे पर थोड़ी उलझन सी उभर आई। क्या वह इस बारे में सोचता भी है? अगर उसमें सचमुच ये क्षमता होती तो 70 साल पहले वह अब तक स्वर्गारोहण कर चुका होता। कौन जानता है कि वह इतने सालों से क्या कर रहा था। और अब आखिरी अहम मोड़ पर वह अपना बड़ा मौका बर्बाद करने के लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा रहा है। बताओ, क्या यह मेरी गलती है? जिन यिकाई की नजरें जहरीली हो गईं। अगर उस नीच गू चांगहुआई ने मेरे काम में दखल न दिया होता, मुझे रंगे हाथों न पकड़ा होता, मेरे अपराधों की सूची न बनाई होती और ताओवादी दरबार में उनकी रिपोर्ट न की होती, तो क्या मेरी यह हालत होती? मुझे अपने पिता की डांट फटकार सहनी पड़ती, मुझे पूरी तरह से शर्मिंदा किया जाता और इस गुफानुमा घर में कैद कर दिया जाता। ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। जिन यिकाई ने ठंडे स्वर में उपहास किया। मेरे पिता और बाकी लोग हमेशा आम जिंदगी की निरर्थकता पर उपदेश देते हैं, कहते हैं कि इंसानी जिंदगी तो बस घास है, कुछ लोगों को अपने बराबर समझना जरूरी नहीं है, उन्हें गाय घोड़े जैसा समझना ही काफी होगा। और हम जिन परिवार की संतान होने के नाते स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ पैदा होते हैं, आम लोगों से बहुत अलग और नियति में अलग। लेकिन हुआ क्या, मैंने उन शब्दों पर विश्वास कर लिया। मैंने इंसानी जिंदगी को घास की तरह समझा। मैं वाकई दूसरों से ऊंचा था। फिर भी मैंने बस कुछ गुर्गों को, कुछ तुच्छ जीवों को खत्म करने, कुछ गोलियों को परिष्कृत करने का निर्देश दिया, अपने हाथ भी गंदे नहीं किए। मेरे पिता, मेरे दादा, अचानक उन्होंने मुझे धार्मिकता से फटकार लगाई, ये दावा करते हुए कि मेरी मानसिकता विकृत है, मैं धार्मिक दाव का पालन नहीं कर रहा हूँ। जिन यिकाई लगातार व्यंग्य करते हुए बोले, बिल्कुल बेतुका। लंबे कद के किसान की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। वह उदासीनता से बोला, बाहर वालों के सामने अपने परिवार के बुजुर्गों को बदनाम मत करो। ऐसा कहते हुए उसने जिन गुई की ओर देखा। जिन गुई ने तुरंत अपना सिर नीचे झुका लिया, ऐसा दिखावा करते हुए कि उसने कुछ भी नहीं सुना। वह जानता था कि जिन उपनाम होने के बावजूद वह उनकी नज़र में जिन परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता था। वह घास और मवेशियों के घोड़ों से बस थोड़ा ही बेहतर था। जिन यिकाई को भी एहसास हुआ कि उन्होंने गलत बोला था, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति ठंडी बनी रही, वे पश्चाताप प्रकट करने को तैयार नहीं थे। फिर भी अपने स्थिर किंतु निर्दयी चचेरे भाई के प्रति, जिसके साथ वह बड़ा हुआ था, उसका हृदय निकटता और श्रद्धा का मिश्रण बना रहा। भाई, अब क्या करें? जिन यिकाई का चेहरा बेहद गंभीर था। मैं पहले ही अपने पिता की बेरुखी झेल चुका हूँ। अगर इस बार मैंने और बड़ी मुसीबत मोल ली तो मेरे पिता मुझे जरूर पीट पीट कर मार डालेंगे। लंबे कद के साधक ने जिन यिकाई के आशंकित व्यवहार को देखा, जिसमें डर की झलक भी थी। उसकी नजरें थोड़ी तनी हुई थीं, उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तो फिर जल्दबाजी मत करो, अभी चुप रहो और छुपकर काम करो। ताइक्सू गेट वाला मामला हम इसे बाद में सुलझा लेंगे। अच्छा, जिन यिकाई ने दांत पीसते हुए कहा। और गू चांगहुआई और गू परिवार भी। जिन यिकाई की नजरें अशुभ हो गईं। जिस दिन मुझे पकड़ा गया था, उस दिन गू चांगहुआई और गू परिवार के गुर्गों के अलावा ताइक्सू गेट का एक छोटा सा बदमाश भी था, जिसने उस घिनौनी और घृणित जल कारागार तकनीक का इस्तेमाल किया था। अगर उसकी जल कारावास तकनीक न होती तो शायद मैं उस दिन भागने में कामयाब हो जाता।
इस गुफा तक सीमित रहने के कारण मुझे उसकी उत्पत्ति की जांच के लिए किसी को भेजने का मौका नहीं मिला। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वह किस परिवार से है। अगली बार जब मेरा उससे सामना होगा तो मैं अपने क्रोध को शांत करने के लिए उस जलजेल तकनीक वाले कमीने को टुकड़ों में फाड़ दूंगा। नहीं, उसे टुकड़े टुकड़े कर देना बहुत दया होगी। जिन यिकाई की आंखें ठंडी हो गईं। मैं उसे जिंदा बलि चढ़ा दूंगा, उसे दानव शोधन आरेख में डाल दूंगा और उसे हजारों राक्षसों द्वारा निगले जाने की यातना सहने दूंगा, बुरे विचारों से ग्रस्त होने दूंगा, अवर्णनीय पीड़ा में मरने दूंगा। उसकी आत्मा नष्ट हो जाएगी, पुनर्जन्म से परे। जिन यिकाई का सुंदर चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा। लंबे किसान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसके चचेरे भाई के मन में बदला लेने की बहुत तीव्र इच्छा थी। इतना अस्थिर स्वभाव, इतनी खुलकर खुशी और गुस्सा प्रकट करना कोई महत्वपूर्ण घटनाओं का सामना करते समय कैसे शांत रह सकता है? क्या ताओ साधना इतनी आसानी से प्राप्त की जा सकती थी? यदि उनका जन्म सौभाग्यशाली न होता, वे उच्च पद और प्रतिष्ठा वाले पिता न होते, उनकी मां अत्यंत कृपालु और सुरक्षात्मक न होती, तो संभवतः अब तक उनकी अनगिनत बार मृत्यु हो चुकी होती। फिर भी वह अभी भी उपयोगी है और बहुत अधिक। सेवक गोल्ड ताओवादी वस्त्र पहने लंबे और प्रभावशाली साधक ने चुपचाप अपने बगल में खड़े जिन यिकाई की ओर देखा। उसकी निगाहें गहरी थीं। अल्पविराम। सेवेर गोल्ड सैक पीछे हट गया। ताइक्सू गेट के अंदर मोहुआ काफी आश्चर्यचकित दिख रहा था। चेंग मो ने सिर हिलाया। सच में वे अपने खोल में छिपे कछुओं के झुंड में बदल गए हैं, अपना चेहरा बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं। ये कहकर चेंग मो ने एक बड़ा भुना हुआ सुअर का मांस का टुकड़ा पकड़ा और उसे कुतरना शुरू कर दिया। दोपहर का समय था और शिष्यों का एक समूह भोजन कक्ष में एकत्रित होकर जीवंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में आध्यात्मिक भोजन कर रहा था। मोहुआ ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी। कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। ये सेवक गोल्ड सैक्ट की सामान्य शैली जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उन्होंने सोचा था कि सेवक गोल्ड सैक्ट तुच्छ, प्रतिशोधी और निर्दयी है तथा उनके साथ अंतहीन झगड़ा करने के लिए बाध्य है। भले ही वे जीत ना पाए, लेकिन वे निश्चित रूप से कष्टप्रद उकसावे जारी रखेंगे। फिर भी अप्रत्याशित रूप से वे इतने निर्णायक ढंग से पीछे हट गए। मोहुआ ने सलाह दी, चलिए कुछ देर तक उन पर नजर रखें और उनकी चालबाजियों से सावधान रहें। समझ गया। चेंग मो ने सिर हिलाया। अगले कुछ समय तक रिफाइनिंग डेमन माउंटेन शांत और शांत रहा। सेवक गोल्ड सैक्ट का एक भी शिष्य उन्हें उकसाने वाला नहीं दिखा। मोहुआ ने अंततः पुष्टि की कि सेवक गोल्ड सैक्ट ने पहाड़ के भीतर ताइक्सू गेट के साथ प्रतिस्पर्धा करना छोड़ दिया था। बेशक एक अपवाद रह गया। वह अपवाद सोन जियान था। एक दिन जब मोहुआ पहाड़ में प्रवेश कर रहा था, सोन जियान और 7 या 8 अन्य लोगों ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया। फिर भी मोहुआ को कोई डर नहीं लगा, क्योंकि अब रिफाइनिंग डेमन माउंटेन के बाहरी पर्वत में उसकी एक सीटी 17 या 18 ताइक्सू गेट शिष्यों को बुला सकती थी। इसके अलावा 7 या 8 फाउंडेशन बिल्डिंग मध्य चरण साधक उसे रोकने में असमर्थ थे। सोन जियान ने गुस्से से मोहुआ की ओर इशारा किया। अब मुझे पता चल गया है, तुम मोहुआ हो। तुम ही हो जिसने मेरी स्वर्ण तलवार चुराई है। चेंग मो, वह बड़ा मूर्ख यहाँ नेता नहीं है, तुम ही हो। आप उनके जूनियर भाई हैं। मोहुआ थोड़ा हैरान हुआ। यह मूर्ख उतना मूर्ख नहीं था जितना उसने सोचा था। और तो? मोहुआ ने पूछा। सोन जियान गुस्से से भर उठा, मेरी सोने की तलवार लौटा दो, वरना तुम मर जाओगे। मोहुआ ने कुछ देर सोचा और पूछा, अगर मैं तुम्हारी तलवार लौटा दूं तो क्या तुम मुझे परेशान करना बंद कर दोगे? सोन जियान ने शुरू में चिल्लाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। उनके बीच दुश्मनी बहुत गहरी थी, लेकिन चूंकि आत्मा तलवार अभी भी मोहुआ के कब्जे में थी, और यह विचार करते हुए कि किसी को छत के नीचे झुकना चाहिए, सोन जियान ने अपने क्रोध को दबा दिया और कहा, यदि आप मेरी गंभीर सोने की तलवार वापस कर देते हैं तो सभी पूर्व शिकायतें माफ कर दी जाएंगी। ठीक है। मोहुआ ने तुरंत सहमति दे दी। उन्होंने मूलतः इसे वापस करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन पुनर्विचार करने पर उसे एहसास हुआ कि उसने सोन जियान की तलवार क्यूई से सोना काटने वाली तलवार संरचना का अनुमान लगाया था और उसका उपयोग करके सोना काटने वाले कवच की प्रभावशीलता का परीक्षण किया था। सोन जियान ने अनजाने में ही उनकी बहुत मदद की थी, हालांकि वह व्यक्ति संभवतः स्वयं अनजान रहा होगा। इस तरह की मदद मिलने के बाद उन्होंने सोचा कि पारस्परिकता का भाव रखने से कोई नुकसान नहीं होगा। मोहुआ ने एक मुड़ा हुआ, काला पड़ा हुआ ब्लेड उछाला, जिसके किनारे मुड़े हुए थे और शरीर बिखरा हुआ था, कबाड़ धातु। लो, लौट आया, मोहुआ ने कहा।
सोंग जियान ने वह रद्दी धातु ले ली, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझे मेरी सेवक गोल्ड स्वॉर्ड चाहिए, यह क्या बकवास है? मो हुआ ने आह भरी और कठोर सच्चाई बताई। यह आपकी स्वर्ण तलवार है। सोंग जियान ने अपनी नजरें नीची की और उसके अवशेषों पर उकेरे गए जाने पहचाने तलवार के डिजाइन देखे। उसे पकड़े हुए उसे जो जुड़ाव का एहसास हुआ, इतना अलग, उस पर बिजली की तरह टूट पड़ा। यह आपकी स्वर्ण तलवार है। ये शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। सोंग जियान वहीं स्तब्ध खड़ा था, उसका चेहरा अनगिनत तूफानों से घिरे पत्थर की तरह पीला पड़ गया था। जब अंततः उसे होश आया तो वह क्रोधित होने लगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। सोंग जियान ने तलवार पकड़ ली और आसपास के क्षेत्र को देखा, लेकिन तब तक मो हुआ का कोई पता नहीं चला। मो हुआ पहले ही किसी अज्ञात कोने में भाग चुका था। क्रोध से भरकर और पूरे शरीर को कांपते हुए सोंग जियान आकाश की ओर दहाड़ा। धिक्कार है तुझ पर, मो हुआ। इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी मैं कसम खाता हूं कि मैं तुझसे कभी समझौता नहीं करूंगा। एक ही आसमान के नीचे सह अस्तित्व नहीं। ये दहाड़ रिफाइनिंग डायमंड पर्वत पर गूंज उठी। पगडंडियों पर आराम से चलते हुए मो हुआ ने यह आवाज सुनी, लेकिन ध्यान नहीं दिया। यद्यपि सोंग जियान की साधना कमजोर नहीं थी और उसकी तलवारबाजी भी अच्छी थी, फिर भी अग्नि बुद्ध को नष्ट करने वाले की तुलना में यह हास्यास्पद ही था। यदि वह सचमुच सोंग जियान का शोषण करना चाहता तो उसके दिमाग में अनगिनत तरीके आते। इसके अलावा सेवक गोल्ड संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में सोंग जियान का ताइक्सू गेट के साथ संघर्ष मामूली था। वह वास्तव में अक्षम्य बुराई की सीमा तक नहीं पहुंच पाया था। यदि किसी दिन सोंग जियान वास्तव में अक्षम्य पाप के मार्ग पर चलता है और मूर्खतापूर्ण तरीके से उसके खिलाफ खड़ा होता है, तो मो हुआ निश्चित रूप से बिना दया के प्रतिशोध लेगा। लेकिन ये तो भविष्य की बात थी। फिलहाल मो हुआ के पास और भी जरूरी काम थे। वर्तमान में रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन के बाहरी पर्वत क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ताइक्सू गेट के नियंत्रण में आ गया था। भाग्यवश मो हुआ पहाड़ पर था और दिव्य इंद्रिय तलवार नियंत्रण तकनीक का अभ्यास करना चाहता था। वह अपनी तलवार नियंत्रण की शक्ति, गति और पहुंच का परीक्षण करना चाहता था, फिर कौशल के अनुरूप उड़ने वाली तलवारों को परिष्कृत करना चाहता था। विश्राम सप्ताह के इस दिन मो हुआ जल्दी उठा, मास्टर गू से प्राप्त कई टूटी हुई तलवारें इकट्ठी की और सीधे रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन की ओर चल पड़ा। रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन में सुबह का सूरज चोटियों को नहला रहा था और घास और पेड़ हरे भरे थे। हालांकि पहाड़ी जंगल खतरनाक राक्षस जानवरों से भरा हुआ था, मो हुआ बिल्कुल बेफिक्र लग रहा था, मानो बसंत की सैर पर हो। उसके चेहरे पर सुकून था, उसके कदम तेज थे और वह एक हल्की सी धुन भी गुनगुना रहा था। ढलान के नीचे पहुंचकर मो हुआ रुक गया, अपने स्टोरेज बैग से फल वाली शराब, पेस्ट्री और सूखा मांस निकाला और सुबह के परिदृश्य की प्रशंसा करते हुए आराम से अपने भोजन का आनंद लेने लगा। थोड़ी देर बाद दूर से एक आकृति दिखाई दी। मो हुआ तुरंत खड़ा हो गया, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने उत्साह से हाथ हिलाते हुए चिल्लाया, सीटू, इधर आओ। एक लंबा और सुंदर युवक अपनी पीठ पर ली अग्नि तलवार लिए हुए था और मुस्कुराते हुए मो हुआ की ओर चलने से पहले अभिवादन का जवाब दे रहा था। यह नवागंतुक कोई और नहीं बल्कि सीटू जियान था। संयोगवश वह वही युद्ध साथी था जिसे मो हुआ ने तलवार नियंत्रण का अभ्यास करने के लिए खोजा था। वे दोनों ली राज्य से थे, जिससे वे अनौपचारिक रूप से साथी ग्रामीण बन गए। जब मो हुआ ली राज्य में रहते थे तो उनका सीटू परिवार से संबंध था और वे सीटू फोंग, सीटू शियू, सीटू जिन एल्डर और कबीले के अन्य साधकों से परिचित थे। हालांकि चूंकि सीटू परिवार काफी बड़ा था, इसलिए वे व्यक्ति संभवतः एक शाखा परिवार से थे और संभवतः सीटू जियान से परिचित नहीं थे। मो हुआ ने इस मुद्दे को न उठाने का निर्णय लिया। पहाड़ पर सुबह की धूप में दोनों ने एक साथ मिलकर बढ़िया शराब और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। जब उनका मन भर गया तो उन्होंने आधिकारिक तौर पर तलवारों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया। शुरू करने से पहले सीटू जियान ने जिज्ञासा से पूछा, कनिष्ठ भाई, आप तलवार साधक नहीं हैं, तो फिर तलवार नियंत्रण में अचानक आपकी रुचि क्यों? मो हुआ के चेहरे पर गंभीरता का भाव आ गया और उसने बिना सोचे समझे बहाना बना लिया। सेवेर गोल्ड संप्रदाय स्वाभाविक रूप से कंजूस है और उनके तरीके छलपूर्ण हैं। हालांकि वे अभी शांत हो गए हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वे भविष्य में और भी ज्यादा मजबूत होकर वापस नहीं आएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप तैयार रहें और तलवार नियंत्रण विधियों का ठीक से अध्ययन करें। सिर्फ वे ही नहीं, यहाँ कियानशु राज्य की सीमा पर बहुत सारे तलवार साधक हैं। किसी दिन उनके जाल में फंसने से बचने के लिए और ज्यादा सीखना जरूरी है।
अपने शत्रु को जानो और तुम कभी भी युद्ध नहीं हारोगे। ओह, सीटू जियान ने धीरे से सिर हिलाया और प्रशंसा की। जूनियर भाई, आप सचमुच बहुत आगे की सोचते हैं। अभी तक आगे? हाँ, सीटू जियान ने उत्तर दिया। सच्चा तलवार नियंत्रण केवल फाउंडेशन स्थापना लेट स्टेज में ही सीखा जा सकता है, और इसकी तलवार चालें केवल गोल्डन कोर दायरे में ही प्राप्त की जा सकती हैं। मोहुआ ने शून्य भाव से देखा, इतनी दूर? सीटू जियान ने चुपचाप मोहुआ को देखा और मन ही मन सोचा, पता चला कि जूनियर भाई को कुछ भी नहीं पता। सीटू जियान ने आह भरी और बैठने के लिए एक बड़ी चट्टान ढूंढी, फिर मोहुआ को शुरू से समझाना शुरू किया। किसी भी तलवार साधक के लिए प्रशिक्षण हमेशा तलवार क्यूई से शुरू होता है। आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उसे तलवार में बदलना तलवार दांव में प्रवेश का आधार है। हालांकि जब तलवार साधक पहली बार शुरू करते हैं तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा निर्मित तलवार क्यूई कमजोर होती है, इसलिए उन्हें अपनी तलवार क्यूई को बढ़ाने और अपनी मारक शक्ति को बढ़ाने के लिए आत्मा तलवारों पर निर्भर रहना पड़ता है। चरण जितना पहले होगा, साधना उतनी ही उथली होगी, तलवार क्यूई उतनी ही कमजोर होगी, और तलवार साधक अपनी तलवारों पर उतने ही अधिक निर्भर होंगे। बाद के चरणों में पहुंचने पर, जब साधना गहन होती है, तलवार क्यू मजबूत होती है, तब हाथ में तलवार न लेकर भी तलवार को धारण करना संभव होता है, जिससे तलवार के हथियारों पर निर्भरता कम हो जाती है। निस्संदेह तलवारधारी तलवार साधक अभी भी असाधारण रूप से दुर्जेय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तलवार नियंत्रण में तलवार क्यूई और तलवार हथियारों का संयोजन आश्चर्यजनक मारक शक्ति के साथ एक संचयी प्रभाव पैदा करता है। ये कितना मजबूत हो सकता है? मोहुआ ने उत्सुकता से पूछा। सीटू जियान ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। मोहुआ। सीटू जियान ने अजीब तरीके से कहा, वैसे भी बहुत मजबूत। लेकिन मैंने अभी तक असली ली फायर स्वॉर्ड फ्लाइट आर्ट में महारत हासिल नहीं की है, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि कितना मजबूत है। तो इसका मतलब यह है कि सेवक गोल्ड सैक्ट सीनियर, जिसका हमने पहले सामना किया था, सेवक गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोल जीव का उपयोग करते हुए वास्तव में सच्चा तलवार नियंत्रण नहीं कर रहा था, है ना? कौन सा सेवक गोल्ड सैक्ट सीनियर? जिसे नंगा कर दिया गया, एक पेड़ से बांध दिया गया और उसके शरीर पर कछुए बना दिए गए। ओह, सीटू जियान ने घटना को याद किया और सिर हिलाया। ठीक है। सीटू जियान ने मोहुआ को समझाया, उसने तलवार नियंत्रण तकनीक की साधना तो की, लेकिन उसकी साधना और तलवार दांव की समझ इतनी ऊंची नहीं थी कि वह असली तलवार नियंत्रण दिखा सके। इसलिए उसका तलवार नियंत्रण अभी भी प्राथमिक तलवार क्यूई स्तर पर ही अटका हुआ था। सच्ची तलवार नियंत्रण। सीटू जियान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, उसकी आंखें लालसा से भर गईं। ये सब तलवार क्यूई को अत्यधिक शक्तिशाली स्तर तक विकसित करने से शुरू होता है। फिर तलवार क्यूई को तलवार के साथ मिलाना, और अंत में दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके तलवार क्यूई के साथ मिश्रित आत्मा तलवार को नियंत्रित करें, दुश्मन पर ताला लगाएं और उन्हें उड़ती तलवार से दूर से ही मार डालें। केवल जब तलवार क्यूई, तलवार हथियार और दिव्य भावना एकजुट होते हैं तो कोई वास्तव में उच्च स्तर तक पहुंच सकता है और धीरे धीरे तलवार इरादे को विकसित कर सकता है। तलवार का इरादा। मोहुआ की अभिव्यक्ति सदमे में बदल गई। सीटू जियान चौंका और धीरे से पूछा, जूनियर भाई, क्या कुछ गड़बड़ है? मोहुआ को एहसास हुआ कि उसकी प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा हो गई थी। उसने जल्दी से खुद को संभाला और सीटू जियान के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, नहीं, आप बिल्कुल सही हैं। जारी रखो। सीटू जियान एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा, बस इतना ही। मोहुआ हैरान रह गया, बस इतना ही? सीटू जियान ने सिर हिलाया, तलवार के इरादे के बाद जो आता है वह बहुत उन्नत है। चूंकि मेरी साधना अभी भी उथली है, मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूं। तलवार की मंशा तो दूर की बात है, उसने तो तलवार नियंत्रण भी ठीक से नहीं सीखा था। ठीक है, मोहुआ ने आह भरी। यद्यपि स्वॉर्ड इंटेंट के गहन रहस्यों के बारे में अधिक न जान पाना थोड़ा निराशाजनक था, लेकिन कम से कम उन्होंने एक महत्वपूर्ण बिंदु को समझ लिया था। दिव्य भावना तलवार नियंत्रण, तलवार क्यूई, तलवार हथियार और दिव्य भावना का एक में विलय, तलवार इरादे को पोषित करने की कुंजी है। तलवार नियंत्रण तलवार क्यूई और तलवार हथियारों के संयोजन की उत्तम विधि है। साथ ही ये तलवार इरादे की खेती की शुरुआत का भी प्रतीक है। ऐसी उन्नत अवधारणाएं मानक संप्रदाय पाठ्यक्रम से परे थी, यहां तक कि संप्रदाय प्रशिक्षकों द्वारा सिखाए गए ताओवादी कौशल भी इसे कवर नहीं करते थे। तलवार नियंत्रण विधियां।
यदि उन्हें केवल फाउंडेशन स्थापना लेट स्टेज में सीखा जा सकता है और गोल्डन कोर दायरे में परिपूर्ण किया जा सकता है, फिर जल्द से जल्द अगले वर्ष फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेट स्टेज पाठ्यक्रमों के दौरान या शायद इनगेट में प्रवेश करने के बाद ये ज्ञान प्रदान किया जाएगा। वास्तव में 3 लोगों का होना और एक ही गुरु से सीखना ही बुद्धिमत्ता है। जब भी संभव हो, साथी संप्रदाय के सदस्यों से सलाह लेना हमेशा लाभदायक होता है। मोहुआ ने मन ही मन स्वीकृति में सिर हिलाया। तो फिर दिव्य इंद्रिय तलवार नियंत्रण वास्तव में कोई तलवार को कैसे नियंत्रित करता है? क्या ये वस्तुओं के दिव्य इंद्रिय हेरफेर के समान है? क्या आप केवल दिव्य ज्ञान का उपयोग करके आत्मा तलवार को नियंत्रित करते हैं और दूर से आगे की ओर वार करते हैं? संपर्क